नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। दिल्ली ने अपना फैसला सुना दिया है, दिल्ली में कमल खिल चुका है और दिल्ली की सियासत के इस महामुकाबले में मोदी की गारंटी ने बीजेपी के 27 साल के सूखे को खत्म कर दिया है। आम आदमी पार्टी जो पिछले चुनावों में अपराजय दिख रही थी, वो धराशायी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के हार के कौन से फैक्टर्स रहे और बीजेपी की जीत ने, रणनीति ने क्या अहम भूमिका निभाई है कि मोदी की गारंटी काम करती हुई नजर आई? क्या मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक बार फिर से दिल्ली में वो करिश्मा कर दिखाया जो देश के बाकी राज्यों में देखने को मिलता था? दिल्ली में मिली बीजेपी की जीत का संपूर्ण विश्लेषण करने के लिए द जेसी शो की शुरुआत करते हैं और मैं स्वागत करती हूं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र का। पहला सवाल सर, जिसके साथ शुरुआत करूंगी, मोदी ब्रेक्स केजरीवाल, इस घटनाक्रम को दिल्ली की सियासत में कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गदगद होंगे। फ्रांस और अमेरिका की यात्रा के दौरान आपको उनके चेहरे पर एक खास तरह की विजय मुस्कान दिखाई देगी। नरेंद्र मोदी की निगाह में दिल्ली की विजय उनकी सबसे बड़ी विजय है। पिछले 11 वर्षों से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उनके मन में एक पीड़ा थी कि सारा संसार जीता, घर में हारे, दिल्ली नहीं जीत पाए। तो इस बार उन्होंने चुनाव से पहले अपने प्रधान सेनापति और प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह को बुला के दो टूक कहा था कि रणनीति की जीत तभी मानी जाएगी जब इस बार हम दिल्ली जीत लेंगे। और अपने मेंटर नरेंद्र मोदी की सलाह को अमित शाह ने बहुत गंभीरता से लिया और आज परिणाम सबके सामने हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि केजरीवाल की जो दीवार थी, केजरीवाल जिसको आज हमने लिखा है, उसको नरेंद्र मोदी ने अब पूरे तौर पर ध्वस्त कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, या यूँ कहिए कि मोदी ने अपना बुलडोज़र केजरीवाल की इस दीवार पर चला दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज के दिन केजरीवाल की उस चेतावनी को लोग याद करते हैं जिसमें कुछ वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि मुझे हराने के लिए नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब आप ही देखिए कहाँ आज नरेंद्र मोदी 50,000 फीट की ऊंचाई पर एयर इंडिया वन में उड़ते हुए मोदी, और कहाँ चांदनी चौक के बाज़ार में धरती पर खड़े होकर उसी आकाश की ओर देखते हुए केजरीवाल। यही सब है, इसीलिए कहा है कि मोदी ब्रेक्स द केजरीवाल। राइट सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान आपदा हटाओ एक नारा दिया। आपको लगता है कि ये नैरेटिव कितना असरदार रहा इस चुनाव में? ये सुपरहिट नैरेटिव था। नरेंद्र मोदी को वरदान है सरस्वती का नए नए नैरेटिव बनाने का, गढ़ने का और उन्हें प्रचारित कर देने का। वो कुछ भी कहें मार्केट में चल जाता है। और फिर ये तो सुपरहिट था। आप पार्टी का भी संगम था, आपदा का भी था, तो लोगों के गले में उतरा। जिस दिन ये नैरेटिव बाज़ार में आया था, उस दिन अच्छी एडवर्टाइजिंग कंपनी के सीईओज़ ने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाने वाले मालिक भी हो सकते हैं जो इतने अच्छे नैरेटिव घड़ते हैं प्रधानमंत्री रहते हुए भी। इसलिए मैं कहता हूँ इज़ ऑल इन वन। उनका नैरेटिव जो है बहुत इम्प्रेसिव था, लोगों के गले में उतरा और काफ़ी पॉपुलर हुआ। और मैंने कई लोगों को जयपुर और दिल्ली में इस नैरेटिव को गुनगुनाते हुए भी देखा। तो इट वाज ए वेरी सुपरहिट, जिसे कहना चाहिए सुपरहिट नैरेटिव। और नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल कैरियर, उन्होंने बहुत से नैरेटिव बनाए हैं, लेकिन आई थिंक ये जो नैरेटिव था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट नैरेटिव्स ऑफ नरेंद्र मोदीज पॉलिटिकल टेन्योर, विच इज़ गोइंग ऑन स्टिल फॉर अनदर 15 ईयर्स। सर, क्या पूरे देश की तरह इस बार दिल्ली में भी जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया? ऑफ कोर्स, न केवल लड़ा गया उनके चेहरे पे, बल्कि जीता भी गया उस चुनाव को। ही इज़ द ओनली क्राउड पुलर इन द पार्टी, ही इज़ द ओनली पॉपुलर फेस इन द सेफरन पार्टी। नोबडी कैन मैच हिज पॉपुलैरिटी। इसीलिए कहते हैं कि भारत ही नहीं, पूरे संसार में आज नरेंद्र मोदी जैसा ओजस्वी एवं प्रखर वक्ता एवं भाषण देने वाला व्यक्ति नहीं है। और यही चुनाव नहीं, मेरा यह पक्का मानना है कि आने वाले कई चुनाव, 2029 का चुनाव और उससे पहले राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव, जहाँ जहाँ भाजपा लड़ेगी वो सभी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे और अधिकांश उनमें से जीते भी जाएंगे। सर, चुनावी विजय के अश्वमेध घोड़े पर सवार नरेंद्र मोदी
अब उनका अगला पॉलिटिकल प्लान, फ्यूचर प्लान क्या है और क्या बचा है सर उनके पॉलिटिकल और पर्सनल एजेंडे में? अब क्या है पिटारे में? आपने बहुत ब्रिलियंट बात कही कि अश्वमेध घोड़े पर सवार हैं नरेंद्र मोदी। ये सच है और कोई उनके रथ को रोकने वाला देश में विदेश में आज नहीं है। आप देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 18 राज्यों में भाजपा और एलाइज की सरकार है। एनसीआर के चारों राज्यों में आज भाजपा की सरकार है। राम मंदिर बनाने की अभिलाषा पूरी हुई, 370 की पूरी हुई। क्या क्या नहीं किया नरेंद्र मोदी ने इस 11 वर्ष के कार्यकाल में, जिसे कहा जाए। इसीलिए ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का भविष्य अभी और टू बी वॉच्ड, जिसे कहते हैं। उनके आने वाले 10 वर्ष जो हैं उन पे और निगाह रखी जानी है। और कभी कभी ऐसा लगता है क्या वो एक चक्रवर्ती सम्राट की मुद्रा में हैं और उस रास्ते पर वो देश और विदेश के लिए, भारत के लिए तेज़ी से चल पड़े हैं। एक ज्योतिष ने मुझे कहा कि इस 5 फरवरी से 5 फरवरी 2035 अर्थात 10 साल का समय नरेंद्र मोदी के जीवन का सर्वोत्तम काल होने वाला है। इसका अर्थ ये है कि स्वाभाविक तौर पे वो प्रधानमंत्री तो रहेंगे ही। उनका ये भी कहना है ज्योतिष का कि 3 साल बाद अपोजिशन फिर से स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन मोदी को हरा नहीं पाएगा। इसकी पुष्टि एक और ज्योतिष मुंबई में शहर की एक बहुत बड़ी मॉडल हैं जो टैरो ज्योतिष का काम करती हैं। अभी मैंने उस दिन विशाखापट्टनम से एक आर्मी का फंक्शन था, अटेंड करके आ रहा था। तो हैदराबाद एयरपोर्ट से मैंने सुबह 6:30 बजे उसको फ़ोन किया कि टैरो क्या कहता है आपका, टैरो ज्योतिष केजरीवाल के भविष्य के बारे में। तो उसका रिप्लाई आया, हार्ट ब्रेक, अर्थात हार और दिल का टूटना। लगे हाथ ही मन में जिज्ञासा हुई। नरेंद्र मोदी चूँकि विक्टर थे इसमें, तो मैंने कहा मोदी जी के आभा मंडल के बारे में क्या कहना है। तो उसने कहा कि कम से कम 10 साल तो ऐसे ही चलेगा और आगे भी जब तक जीवंत हैं वो सत्ता के शीर्ष पे रहेंगे। और उसने कहा कि मैं 10 साल तक की भविष्यवाणी देख सकती हूँ। तो ये आने वाला कल है मोदी का। मतलब आप देखिए ये, और भविष्यवाणी और ज्योतिष को एक पल के लिए छोड़ दीजिए। आज दूर दूर तक नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती देने वाला है नहीं। आज ओवरऑल सिचुएशन है पॉलिटिकल, कांग्रेस विज़ इंडिया एंड ऑल दीज थिंग्स। और रही सी कसर थी दिल्ली में एक चुनौती की, एक इरिटेंट था केजरीवाल उनके जीवन में, उनके पॉलिटिकल उसमें सिस्टम में, वो भी हट गया वहाँ से जो है। तो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अगले 10 साल नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। और आपने बात की पॉलिटिकल एजेंडा की, तो मेरे ख्याल से अब उनका एक ही एजेंडा बचा है, विकसित भारत 2047। उनका एक ही एजेंडा है। पॉलिटिकल कह दो, ऑफिशियल कह दो, और पर्सनल एजेंडा जो मैंने कहा, पर्सनल जो है उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। वो तो साधु हैं, वो तो फ़कीर हैं, वो तो सन्यासी हैं। अहमदाबाद में कमरा नहीं रहने के लिए, अभी भी जाते हैं तो राजभवन के कमरे में रुक जाते हैं, वही 10x10 में जो है। तो पर्सनल एजेंडा तो ज़ीरो है, वो पहले बात हो चुकी है। और ऑफिशियल एजेंडा ये है कि उनको विकसित भारत 2047 को पूरा करना है। नाउ इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि नरेंद्र मोदी आने वाले 10-15 वर्षों में या 10 वर्षों में, जैसे ज्योतिष कह रहा है, कैसे इसको लागू करते हैं, कैसे पूरा करते हैं। और हम अपने आप को कब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अब हम विकासशील नहीं, विकसित राष्ट्र के नागरिक हैं, डेवलप राष्ट्र के नागरिक हैं। सो लेट्स सी। पर सर एक सवाल ये भी आता है कि पीएम मोदी ने वोटिंग से पहले अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं संग एक वर्चुअल बात की थी। इस वर्चुअल बैठक में ऐसी क्या बात कह दी पीएम मोदी ने, इस पर हर कोई जानना चाह रहा है। देखो, वो है ना, उमंग भरते हैं लोगों में नरेंद्र मोदी, अपनी वाणी से है ना उत्साह भरते हैं लोगों में। उन्होंने कहा कि ये हमारी जड़ों की संस्कृति है। बूथ की बात थी कि बूथ को कैसे मैनेज करना है, बूथ पे वोटर को कैसे लाना है। और उन्होंने कहा मुझे कहते हुए गर्व है कि भाजपा की बूथ कल्चर में 3-3 पीढ़ी के लोग आ रहे हैं। अर्थात दादाजी इसी बूथ पे थे, भाजपा के आरएसएस के, फिर पिता ही थे, और उनका लड़का उसी बूथ पे आके काम कर रहा है। तो उनको हर बूथ पे काम करना है और ये इंश्योर करना है कि जितने वोट पोल हों, कम से कम उसका 50% पोलिंग वोट जो है, पोल्ड वोट जो है, वो भाजपा को मिलना चाहिए। और उन्होंने इस तरह एक प्रेरणा दी लोगों को जो है। तो उसका उत्साह, उस परिणाम जो है उसके भाषण का, उनकी प्रेरणा का, वो आपके सामने है। इट वॉज ए ग्रेट एनकरेजिंग स्टोरी ऑन द पार्ट ऑफ नरेंद्र मोदी। सर, दिल्ली में बीजेपी की जीत क्या दिल्ली की राजनीति में आए एक ताज़ा हवा के झोंके के समान है? बिल्कुल है भाई। नरेंद्र मोदी ने खुद ने कहा है कि जो लोग आए थे उन्होंने कहा था हम राजनीति छोड़कर काम करेंगे, और पक्के बेईमान निकले, ये उन्होंने कहा खुद ने जो है। और ये भी उन्होंने कहा
कि शॉर्ट कट वाले आए थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए। फिर ये भी कहा कि झूठे वायदे करने से राजनीति नहीं चलती। फिर ये भी कहा कि अन्ना हजारे की आत्मा आज चैन में होगी, कि उनका एक जो शिष्य था वो लायक नहीं निकला और उनके मन में पीड़ा थी, तो पीड़ा भी आज उनकी जो है वो दूर हो चुकी होगी। तो कुल मिला क्या है कि दिल्ली में इस तरह का माहौल बन गया था, कभी भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, कभी प्रदूषण की बात हो रही थी, कभी गंदी नाली सड़कों की बात हो रही थी, कभी कुछ और बात हो रही थी। तो शहर में घिचमिच हो गई थी एक तरह से जो है ये। तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब डबल इंजन की सरकार होगी जो है, तो एक ताज़ी हवा के झोंके के समान होगी और लोगों की, दिल्ली वालों की जो पुरानी अभिलाषाएं हैं डेवलपमेंट की, रहन सहन की, प्रदूषण मुक्त जीवन की, और सड़कें साफ़ हों, पानी रेगुलर आए, यमुना ठीक हो, ये सब बातें उनकी पूरी होंगी। इसीलिए माना जा रहा है कि ये जो नई सरकार आ रही है ये एक ताज़ी हवा के झोंके जैसी होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। सर, नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि जो दिल्ली वालों से लूटा है वो दिल्ली वालों को वापस लौटाना होगा। इसके मायने क्या हैं? इसका मायने क्लियर हैं कि नरेंद्र मोदी का जो एंटी करप्शन एजेंडा है वो और तेज़ी से काम करेगा। आपके जो कोई ऐसे स्कैंडल हैं जो उनकी निगाह में नहीं थे, जिन पे कार्रवाई नहीं हुई है, उनमें नए सिरे से कार्रवाई होगी। जो पुराने केसेस हैं उनको तेज़ी से गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं परस्यू करेंगी। CAG की 14 रिपोर्ट्स अभी पेंडिंग पड़ी हैं, वो विधानसभा में पेश होंगी, स्वीकार होंगी, उन पर फिर कार्रवाई शुरू होगी। तो कुल मिला के जो अगला एक वर्ष है आपके लिए, नरेंद्र मोदी के लिए एक एंटी करप्शन एजेंडा की तरह होगा, करप्शन रिमूवल एजेंडा की तरह काम करेगा। इसलिए उनका भाव ये था कि जो कमाया है वो जनता को लौटाना पड़ेगा। सर, देश की राजधानी होने के साथ साथ दिल्ली एक तरीके से इंटरनेशनल कैपिटल भी है, जहाँ बहुत सारे देशों के दूतावास हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है। तो दिल्ली में जो बीजेपी की ये जीत हुई है उसके जरिए लोगों को क्या मैसेज गया? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस विजिट इज़ बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ न्यू दिल्ली। दूतावास हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, वो अपने अपने राष्ट्रों को संदेश भेजती हैं, पोस्ट भेजती हैं, असेसमेंट भेजती हैं। उनका एक ही मैसेज है, एक ही लाइन का, इंडिया नाउ हैज़ ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हु कैन विन एनीथिंग, हु कैन डिफीट एनीबडी। तो इससे नरेंद्र मोदी का जो आभा मंडल है, भारत का जो आभा मंडल है, या जो हमारी लीडरशिप है, उसके लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है अक्रॉस द कंट्री, विदेशों में गया है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पिछले दिनों एक सुपरहिट पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया और अब उसी से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान वहां के भी एक जो टॉप पॉडकास्टर है वो उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, वहां तक भी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ रही है, इसके पीछे आप क्या एक्सपेक्ट देखते हैं? यही है नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है, दैविक शक्ति है। वो तो एक बार कहा भी था कि मुझे ईश्वर ने कुछ करने के लिए भेजा यहाँ पे जो है। असाधारण बात है, पूरे संसार में कहीं भी चले जाइए, चाहे वो राष्ट्र हमारे पक्ष में है या विपक्ष में है, वो मोदी की बात ज़रूर करेगा, पूछेगा नरेंद्र मोदी कैसे हैं और क्या है। तो उनका कहना भी ये है, ये वहाँ के जो टॉप पॉडकास्टर हैं उन्होंने इच्छा जताई है अपनी नरेंद्र मोदी से मिलने की, इंटरव्यू करने की, और उन्होंने अपने उस आर्टिकल में लिखा है कि मैं नरेंद्र मोदी के आकर्षक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ, उनका मानवीय पहलू बड़ा सशक्त है, मैं उनसे जल्द मिलना चाहता हूँ, मैं वेट नहीं कर सकता। ठीक है, और वो कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान उनका इंटरव्यू वहाँ हो जाए। लेट्स सी, बट दिस इज रियली ए नरेंद्र मोदी मिरेकल अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा के प्रयोग को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये एक नई पहल है, और जो अभी आपने कहा था ताज़ी हवा का झोंका है, तो शिक्षा के क्षेत्र में दबाव और तनाव से दबे हुए लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के जीवन में एक ताज़ी हवा का झोंका, एक उत्साह, एक उम्मीद की किरण है। आज आप देखते हैं, कोटा ले लीजिए और दूसरे शहर ले लीजिए, हर रोज़ हर हफ्ते कोई न कोई बच्चा लटक जाता है, फांसी खा लेता है, क्यों? तनाव होता है दिमाग में, वो नंबर ला नहीं सकता जो पेरेंट्स चाहते हैं या जो टीचर चाहता है, टारगेट को अचीव नहीं कर पाता, निराशा में आके फंदे पे लटक जाता है। तो नरेंद्र मोदी इस प्रवृत्ति से बहुत चिंतित हैं, कई वर्षों से मैंने देखा है। तब उन्होंने फिर से ये मैसेज दिया है और ये कार्यक्रम चालू किया है ताकि अभिभावकों को, पेरेंट्स को, जो बच्चों पे दबाव डालते हैं या टीचर्स पे जो दबाव डालते हैं एक टारगेट को पाने के लिए, मैसेज क्लियर जाए कि परीक्षा पे ध्यान दो, लेकिन तनाव में मत रहो। परीक्षा जीवन नहीं है, जीवन का केवल एक पार्ट है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र मैदान में रखो,
कमरों में कैद मत करो। तो एक नई संस्कृति एजुकेशन की उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो इससे क्या है, बच्चों में, लाखों करोड़ों विद्यार्थियों में एक नई उमंग और एक नया उत्साह, या कहिए कि एक संबल मिलता है उनको, कोई हमारे साथ खड़ा है। और इसी तरह से परीक्षा पे चर्चा अगर चलता रहा तो आप देखना आगे चल के नरेंद्र मोदी जो देश की युवा पीढ़ी है, जो स्कूल वाली पीढ़ी है, उसमें एक जननायक के रूप में उभरेंगे, एक लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में उभरेंगे, और एक अच्छा प्रयास है। सर, केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्ट्रैटेजिस्ट अमित शाह, इस दिल्ली चुनाव में उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कितनी काम आई? और आपको क्या लगता है कि जो नरेंद्र मोदी का सपना था दिल्ली में सरकार बनाने का, उसमें अमित शाह का योगदान आप कैसा देखते हैं? अमित शाह हैज़ ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, ए मेजर रोल इन दिल्ली इलेक्शंस। इसीलिए कहा गया है कि अंडर नरेंद्र मोदी सुपरविज़न ही इज़ द मैन ऑफ द मैच। नरेंद्र मोदी ने जो चुनौती उनको दी थी, जो टारगेट दिया था, जिम्मेदारी दी थी, उसे उन्होंने स्वीकार किया और उसे लागू करके दिखाया। यही खासियत है अमित शाह की, जो जिम्मेदारी हाथ में लेते हैं, जो लक्ष्य हाथ में लेते हैं, उसको येन केन प्रकेण प्राप्त करके ही रहते हैं। और उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है फिर से कि ओनली डिलीवरी काउंट्स इन लाइफ, एंड एट द एंड ऑफ द डे अमित शाह इज़ ए बिग 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 डिलीवरी मैन इन दिस कंट्री। और आपने स्ट्रैटेजी की बात कही, तो उन्होंने इस बार कहा कि नैरेटिव के बजाय हम ग्राउंड पे जाएंगे, मैन टू मैन मार्किंग, हाउस टू हाउस मार्किंग। और उसके अलावा जो आज तक मैंने पार्टी कार्यकर्ता के रूप में या संगठन में काम करते हुए सीखा था, वो सब मैं चुनाव में लगाऊंगा, कार्यकर्ताओं पे फोकस करूंगा, उन्हें गाइड करूंगा। और ये सब कुछ जो है अमित शाह ने किया, और आज परिणाम जो है वो हम सबके सामने है। सर, अमित शाह से रिलेटेड ही उनके आसपास के जो लोग हैं वो अब ये कहने लगे कि अमित शाह की पर्सनैलिटी में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। पहले एक वो टफ शासक की तरह थे, उनसे बात करने में शायद थोड़ी झिझक रहती थी। तो ये जो पर्सनैलिटी कल्ट में आपको जो चेंज नज़र आ रहा है अप्रोच में, वो कैसे देखते हैं आप? ए ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल फैक्ट है ये, और अच्छा लगता है सबको। मुझे अच्छा लगा सुन के, वरना अमित शाह के चेहरे और भाव को देखते ऐसा लगता है ना हमेशा गुस्से में है, कभी इनसे बात होगी कि नहीं, कैसे मिलना होता है। लेकिन ये नया परिवर्तन जो उनमें आया है फ्लेक्सिबिलिटी का, मीडिया में कम से कम सभी लोग खुश हैं, सभी लोग स्वागत करते हैं, वो बैठते हैं, लोगों के साथ नॉर्मल डायलॉग करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर मैं इसको प्रिसाइजली अगर कहूँ तो हम कह सकते हैं कि हिज पर्सनैलिटी इज़ टर्निंग नाउ फ्रॉम ए टफ एडमिनिस्ट्रेटर टू ए स्टेट्समैन। एक स्टेट्समैन होता है, खाली टफ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता। अभी आप देखिए, वहाँ गए थे गंगा नहाने प्रयागराज, कितना अच्छे फ़ोटोज़ आए, कितना अच्छा मीडिया ने कवर किया। तो मुझे लगा उससे कि उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है अमित शाह की, अपार्ट फ्रॉम हिज बीइंग टफ और बीइंग फ्लेक्सिबल, उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है आफ्टर नरेंद्र मोदी, वो बढ़ रही है देश में। आदमी का एडमिनिस्ट्रेटर होना अलग बात है, पब्लिक में उसकी लोकप्रियता और एक्सेप्टेबिलिटी होना अलग बात है। अब क्या है कि आई थिंक ही इज़ लर्निंग टिप्स फ्रॉम हिज मेंटर नरेंद्र मोदी, और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। यही अमित शाह का नया रूप है, नया चेहरा है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। सर, दिल्ली में एक परसेप्शन है बीजेपी को लेकर कि बीजेपी बनिया और पंजाबियों की पार्टी है। अमित शाह ने इस मिथ को तोड़ा, ये सब कैसे संभव हो पाया? ये संभव हो पाया कि देखो, मैंने कहा ना, अमित शाह तो कुछ भी कर सकते हैं और लॉजिकल तरीके से करते हैं। और पंजाबियों का आप देखिए कि 28 में से 23 सीट बीजेपी के पास हैं, सिखों की 4 में से 3 सीट बीजेपी ने जीती हैं, तो साम्राज्य उनका बना हुआ है। लेकिन अमित शाह चाहते हैं कि पार्टी को एक्सपांड किया जाए, पार्टी के बेस को और आगे बढ़ाया जाए, खाली एक वर्ग विशेष तक पार्टी नहीं रहे जो है। तो उन्होंने क्या किया, दलित को जोड़ा। आप देखिए 12 में से 4 एससी के इनके पास आए हैं, ओबीसी में आप देखिए 22 में से 16 ये लोग लाए हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो अमित शाह ने किया था कि इसमें अमित शाह की एंट्री हुई झुग्गी झोपड़ी पॉलिटिक्स में जो है। और क्या से क्या आपने देखा, कितने झुग्गी झोपड़ी अध्यक्षों को उन्होंने बुलाया, उनके लीडर्स को बुलाया, घर पे मीटिंग करी, उनको कन्विंस किया, उनको भरोसा दिलाया, और परिणाम जो है वो हमारे सबके सामने है। मित ऐसे थोड़ा उन्होंने इस तरह से उस कास्ट के लोगों को लाए, दलित को लाए, ओबीसी को लाए, और इन लोगों में उनको एंट्री कराई, उनमें इनके साथ रखा, इनके साथ कुछ दिन लोग रहे, वहाँ पे जीवन यापन किया, एक दूसरे को समझा। उसका इम्पैक्ट है, और इम्पैक्ट अपने सामने है। तो अमित शाह की स्ट्रैटेजी का जो आदित्य ने सवाल पूछा था, एक मेजर इशू ये था कि अमित शाह की झुग्गी झोपड़ी एंट्री उनकी पॉलिटिक्स में होना, ये एक मेजर डेवलपमेंट था। सर, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिकल एनिमिटी है, जो राजनीतिक शत्रुता है, इस समय अपने चरम पर है। ऐसे में अभी गृह मंत्री अमित शाह क्या सोच रहे होंगे?
अमित शाह फिलहाल मुस्करा रहे हैं, जो काम उन्हें करना था कुदरत ने कर दिया या उनके रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स ने कर दिया, कुछ भी आप उसको माने, पर उनके मन में एक आशंका ज़रूर होगी कि जो शत्रुता का भाव आया दोनों में, जो टकराव आया है, जिसमें दोनों एक दूसरे को नष्ट करके नष्ट हो चुके हैं, ये क्या फिर कभी साथ होंगे क्या? ये चिंता आज उनके मन में ज़रूर एक बार एक संभावना आनी चाहिए। अमित शाह क्या संभावनाओं की राजनीति देखते हैं, तो एक संभावना से इनकार नहीं है। दोनों का हृदय परिवर्तन हो सकता है, केजरीवाल का और राहुल का, अपनी अपनी असफलताओं से प्रेरित होकर या मजबूर होकर कि चलो हुआ सो हुआ, एक बार फिर हाथ मिलाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर नए सिरे से सोचना होगा सारी रणनीति को। लेकिन बहरहाल अमित शाह इज़ ए अम्यूज पर्सन, ही इज़ जस्ट, जिसे कहना चाहिए, वॉचिंग दिस डेवलपमेंट, स्माइलिंग। सर, एक साइलेंट परफॉर्मर और एक ग्रास रूट वर्कर जेपी नड्डा, सर उनका भी काफ़ी एक्टिव रोल था अभी चुनाव में। आप किस तरह से इसको देखते हैं और उनके नए लुक को क्या आपने नोटिस किया? देखिए, दो बातें इसमें जो मैंने आपसे कहा, ही इज़ ए लकी चार्म फॉर बीजेपी। वो जब से आए हैं बीजेपी अधिकांश चुनाव जीत गई है। अगर पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में देखा जाए तो उनकी स्ट्राइक रेट जो है अब तक जितने पार्टी प्रेसिडेंट हुई हैं उन सबसे ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ही इज़ ए, जिसे कहना चाहिए कि साइलेंट ऑपरेटर, साइलेंट परफॉर्मर, नॉन कंट्रोवर्शियल। और इस चुनाव में उनका रोल ये था कि जो संगठन के लोग हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव में गए हैं, उनको समय पे सब चीज़ें, उनकी ज़रूरतें पूरी हैं कि नहीं, बहुत बड़ा काम होता है कि उस सारे काम को उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे से हुआ। या दिल्ली के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी अमित शाह से लगातार संपर्क में रहे, तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन पार्टी प्रेसिडेंट का जो होता है गवर्नमेंट के साथ, वो उन्होंने जो है इंश्योर किया। और नड्डा के बारे में एक बात और आपको माननी पड़ेगी कि उनका कद लगातार बढ़ रहा है। आश्चर्य की बात है कि उनका कार्यकाल ख़त्म होने के कगार पे है, लेकिन उनकी रेलेवेंस, उनका रिकॉग्निशन, उनका कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्ररी और आगे बढ़ रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज पीएमओ का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, अमित शाह का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें नड्डा जो है एक कंपलसरी पार्टी है, उसमें एक, उसमें जो है ना वो एक उसका अंग है उस सिस्टम का। तो व्हाट ए नाइस कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द थ्री। इसलिए मैंने सुना है कि नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि नड्डा जी रह जाएं तो अच्छा, इतना अच्छा चल रहा है, नया अध्यक्ष आएगा फिर कैसे क्या होगा, कैसे नहीं देखेंगे। तो शायद पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाला जा रहा है कि क्या एक और कार्यकाल नड्डा जी को दिया जा सकता है या नहीं। तो कुल मिला के आपने ठीक कहा, इज़ ए साइलेंट परफॉर्मर एंड ही इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स ऑफ दिस दिल्ली विक्ट्री। दिस इज़ ऑल विच वी कैन कंक्लूड। सर, जीत का विश्लेषण तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में होगी, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर आपका क्या आकलन? दूसरा ये कि क्या दिल्ली को उप मुख्यमंत्री भी मिलने वाला है? तीसरा ये कि मंत्रिमंडल कैसा होगा? चौथा ये कि मुख्यमंत्री क्या कोई दलित चेहरा होगा या फिर उप मुख्यमंत्री क्या कोई दलित चेहरा होगा? एक एक करके जवाब दूंगा आपको। पहला तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, तो देखो अब ये जो भाजपा है ना, ये अटल बिहारी और आडवाणी की भाजपा नहीं है कि जहाँ पंजाबी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, साहब सिंह वर्मा, कास्ट फैक्टर से आप बना दो। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की भाजपा है। इसके फैसले अलग तरह से होते हैं। तो मुख्यमंत्री का चयन इस तरह से करते हैं जैसे कि लगभग प्रधानमंत्री जैसा को मिनी प्राइम मिनिस्टर का चयन कर रहे हो। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का चयन जो है उनकी प्रायोरिटी में ऐसा जैसे एक मिनी प्राइम मिनिस्टर का चयन वो कर रहे हों। अभी देखा 2 दिन से बैठक हो रही है, जेपी नड्डा अमित शाह के बीच बात हो रही है, शायद प्रधानमंत्री से भी कुछ चर्चा अनौपचारिक हो रही होगी जो है, और उसको खूब तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके, तरह तरह के मॉडल बना के उनका अध्ययन किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि नया मुख्यमंत्री जो है वो ऐसा हो जो हाई प्रोफाइल नहीं हो, पावर सेंटर नहीं बने जो है, और जिसको हम आगे पेश कर सकें, आने वाले कल की राजनीति को दिखाता हो। और राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं जिसमें कास्ट है, रीजन है, एफिशिएंसी है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शन को, इस चयन का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का चयन एक बड़ी एक्सरसाइज हो गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा से लौटने के बाद ही 14-15 तारीख के आसपास ही उसकी शपथ होगी। और वैसे नाम जो हैं बहुत सारे हैं। स्वाभाविक नाम एक प्रवेश का चल रहा है जिसने केजरीवाल को हराया है। हालांकि पिछले 4 दिनों से वो मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार कर रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं गाड़ी में,
तो उनको आला कमान ने कहा भी मुख्यमंत्री जैसे मत दिखो, अभी से सीएम मत चलो, इससे चांसेस ख़राब होते हैं। फिर विजेंद्र की बात आ रही है, फिर कोई रेखा गुप्ता की बात आ रही है, देयर इज ए लिस्ट ऑफ पीपल जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सीक्रेसी और डिसीजन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो चौंकाने वाला चेहरा बिल्कुल आ सकता है। लेकिन एक बात तय है मेरे हिसाब से कि होगा विधायक ही वो, ऊपर से पैराशूट से कोई नहीं उतारा जाएगा। तो नए मुख्यमंत्री को चयन के लेके ये सब चल रहा है। अब आपने कहा कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इसमें होगा कि नहीं जो है, तो मुझे लगता है जो भाजपा का मॉडल है इन दिनों, जो उनका नैरेटिव है जिस तरह का, उसमें निश्चित तौर पे कम से कम एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, ताकि उसमें कास्ट, रीजन, एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, जो बेसिक फैक्टर्स हैं उनको उसमें एकोमोडेट किया जा सके। तीसरा आपने कहा कि क्या दलित मुख्यमंत्री बन सकता है? बन सकता है, लेकिन जिस दलित की संभावना थी ज़्यादा वो चुनाव हार गए। जो दूसरे दलित हैं वो आए हैं कांग्रेस से बीजेपी में जो है, तो हो सकता है प्रश्न चिन्ह ऐसा लगे उनके बारे में, तो होने को कुछ भी हो सकता है। बाकी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू असेस और गेज द जजमेंट और प्रेडिक्शंस ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। सो लेट्स सी एंड वेट। सर, ये तो प्रेडिक्शंस की बात हो गई, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में चुनावी नतीजे आए, अरविंद केजरीवाल के हार के कारण, उनके पतन के कारण, और 27 साल बाद बीजेपी की घर वापसी के मुख्य कारण आपको क्या समझ में आते हैं? देखो, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि केजरीवाल का दुर्भाग्य था कि वो सीधे नरेंद्र मोदी से टकरा गए। दिस इलेक्शन वाज नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल, तो केजरीवाल को हारना ही था। और नरेंद्र मोदी ने ज़बरदस्त नैतिक साहस दिखाया और ख़ुद को मैदान में उतारा, जिसे कहते हैं लीडरशिप दी, फ्रंट से लड़े वो। और दिल्ली की बस्तियों में जब उन्होंने वोट मांगा तो उन्होंने कहा कि इस बार आप नरेंद्र मोदी को सेवा करने का मौका दीजिए। मतलब नरेंद्र मोदी खुद एज सीएम आपका वोट मांग रहा है, बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी ओर क्या है, नरेंद्र मोदी ने कम्प्लीटली ही डिस्ट्रॉयड, जिसे कहना चाहिए अरविंद केजरीवाल, उसकी सारी इमेज और सारी उसकी पर्सनैलिटी और एक ईमानदार आदमी की छवि जो लेके बहुत पहले चले थे, शराब घोटाले और दूसरे तरीक़ों से और नए नए हमलों से जो है, नरेंद्र मोदी ने, जिसे कहना चाहिए राजनीति की भाषा में, केजरीवाल की पर्सनैलिटी को एक तरह से बर्बाद कर दिया। केजरीवाल खड़ा ही नहीं उसका जनता के सामने, कहना चाहिए। तो सबसे बड़ा कारण ये था कि लड़ाई वाज बिटवीन मोदी वर्सेस केजरीवाल, उसको हारना उसकी नीति थी उसमें, वन। सेकंड था कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं होना, वो संदीप दीक्षित, अगर अलायंस होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती। तीसरा बड़ा कारण जो मैं इसे मानता हूँ वो है मिडिल क्लास का शिफ्ट होके बीजेपी की तरफ आ जाना आपसे। और चौथी बात आप ये कह सकते हैं, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, ठीक है, गवर्नेंस फटीक एंड इरेगुलर वोटर सप्लाई इन दिल्ली। दूसरे शब्दों में एमसीडी के फेलियर आप कह सकते हैं कि पुअर रोड्स, ठीक है ना, पुअर ड्रेनेज, ओवरफ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम, और उसके बाद में पोल्यूशन की बात आना शहर में, सड़कों की बात आना, यमुना की बात आना। तो एमसीडी से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे वो बहुत भारी पड़े। एक और बड़ा कारण इसमें जो था वो ये था कि नरेंद्र मोदी ने जो फ्री वीज़ निकाली स्कीम, बीजेपी ने जो फ्री वीज़ निकाली, वो आपसे बेटर थी। आपको जाना जाता है खाली मुफ्त की योजनाओं के लिए, जिसे हम रेवड़ी कहते हैं। उस स्कीम को भाजपा ने पीटा जो है, और भाजपा ने मजबूर होकर उसे स्वीकार किया फ्री वीज़ कल्चर को, और आपसे बेहतर मॉडल फ्री वीज़ का जो है उन्होंने दिया। जैसे उदाहरण के तौर पे केजरीवाल ने कहा महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, बीजेपी ने कहा 2500 रुपये देंगे। केजरीवाल ने कहा हम फ्री हेल्थ देंगे, इन्होंने कहा ठीक है हम भी 10-20 लाख की आपको फ्री हेल्थ सर्विस देंगे। फिर उन्होंने कहा कि 13,000 जो ताले लगे हुए हैं, जिसे कहते हैं सील्ड हैं कुछ बिल्डिंग्स वगैरह, उनको खोल देंगे। बड़ा ल्योर था बहुत बड़ा जो है। फिर ये कहा कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं इनको एक पक्के मकान में शिफ्ट करेंगे, बम्बई की तरह करके, बहुत ल्योरिंग थे। तो ये जो फ्री बीज था बीजेपी का मॉडल उनसे बेटर था एक तरह से। तो उनकी जो मोनोपोली थी केजरीवाल की, वो नरेंद्र मोदी ने छीन ली उनसे जो है। और एक और इसी तरह का आप अगर उसमें फैक्टर देखते हैं आगे जाके, तो जो बहुत बड़ा कारण है इसमें वो है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। केजरीवाल के कार्यकर्ता निराश थे, हताश थे, उदास थे। पिछले काफ़ी समय से, जब से एमसीडी का इलेक्शन जीता उन्होंने 2022 में जीता मेरे ख्याल से,
तब से कार्यकर्ता बेहाल थे, केजरीवाल जेल में थे, संचालन सब केजरीवाल के सिंगल पॉइंट से था, केवल 7 लोग जो हैं पार्टी में सरकार चला रहे थे, शेष चाहे जिलाध्यक्ष हो, पार्टी वर्कर हो, एमएलए, किसी की पूछ नहीं थी। एक ग्रास रूट वर्कर जो है उसका कहना है कि हमें टारगेट दिया गया है कि हर बूथ से 400 लोगों को लाके आपको यहाँ पे खड़े करना, उनके वोट डलवाने हैं। बोले 5 साल हमारा कोई काम नहीं हुआ, हमारा गैस कनेक्शन नहीं आया, हमारे छोटे मोटे स्कूल के एडमिशन नहीं हुए, किस मुँह से हम घरों में जाएँ वोट मांगने के लिए। तो हम नहीं गए, घर में बैठे रहे। परिणाम आपके सामने है केजरीवाल के पतन का जो है। और यहाँ तक हालत थी कि कार्यकर्ता घर में डूब के रहे, उत्साह नहीं था, निराश थे। और अल्टीमेट कारण जो था, मैंने आपसे कहा ना, वो है आपका जन्म पत्री का खेल और नरेंद्र मोदी से उसका टकरा जाना जो है। तो धराशायी हुए, उनके सामने उनको होना ही था एक तरह से जो है। सो दिस इज़ ऑल। सर, आज दिल्ली की नई भाजपा सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी चुनौती है जो घोषणाएं की हैं, जो वायदे किए हैं, उनको लागू करना है। एक लाइन की चुनौती यही है। केजरीवाल का सबसे बड़ा गुनाह यही था, उन्होंने जो वायदे किए जनता से पूरे नहीं किए। कई वायदे किए, पूरे नहीं किए। जनता में उनका भरोसा टूटा, अन्य बातों के अलावा। वो चाहे प्रदूषण था, चाहे करप्शन था, कुछ भी था, वो अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन ये बेसिक कारण ये था, उन्होंने वायदे पूरे नहीं किए। बीजेपी हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि जो वादे चुनाव घोषणा पत्र में किए गए, खास करके 5 बड़े वादे हैं, जैसे मान लो प्रदूषण की बात है, यमुना को क्लियर करने की बात है, सड़क सफाई की बात है, कुछ और इस तरह के जो 5 बड़े जो फ्री बीज देने की बात है, इन सारों वायदों को लागू करने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए लोगों को। वैसे ठीक है, चुनाव 5 साल बाद होंगे, लेकिन इस बार क्या है कि नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। नरेंद्र मोदी के वादे पे, उसकी गारंटी से चुनाव जीता गया है। तो नरेंद्र मोदी को खुद को इंश्योर करना होगा, पीएमओ को इंश्योर करना होगा रिमोट कंट्रोल से कि जो वादे किए गए हैं उनका प्रॉपर बजट एलोकेशन हुआ है कि नहीं, उनके इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्टेज है। तो बाकायदा मुझे लगता है पीएमओ में एक डेस्क होनी चाहिए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर करने के लिए। तो चुनौती सबसे बड़ी यही है, जो वायदे आपने किए हैं साफ़ सुथरे प्रशासन के, अच्छी गवर्नेंस के, वो आप पूरे करते हैं कि नहीं। दैट्स ऑल जी सर, अब आखिर कैसे काम करेगी मोस्ट अवेटेड दिल्ली की डबल इंजन सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है दिल्ली को मॉडर्न सिटी बनाने का, क्या वो सच होगा? बिल्कुल सच होगा। मेरा ऐसा अनुमान है कि नरेंद्र मोदी विदेश से लौट के आएंगे, शपथ होगी, उसके 10-15 दिन में कोई एक बड़ा पैकेज डेवलपमेंट का दिल्ली सरकार के लिए जाएगा। मेरा मानना है कि जो कश्मीर को 70,000 करोड़ रुपये, 75,000 करोड़ रुपये दिए थे, तो दिल्ली को तो 1 लाख करोड़ रुपये देने ही होंगे आप डेवलपमेंट के लिए। तो इस पर तो सबको भरोसा है कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि विकसित दिल्ली बनाएंगे हम एक तरह से, तो मान के चलिए आप। लोग जैसे कई बार शीला दीक्षित को याद करते हैं कि उस समय काम हुए थे डेवलपमेंट के। तो मुझे ऐसा लगता है भाजपा की डबल इंजन सरकार जो है, ये शीला दीक्षित को भुलाने की कोशिश करेगी और अपने डेवलपमेंट एजेंडा को उससे आगे ले जाने की कोशिश करेगी। तो एटलीस्ट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो डेवलपमेंट का एजेंडा है ये चलेगा। और दिल्ली में क्या है, डेवलपमेंट में इन द नेक्स्ट 1 ईयर यू विल सी ए सी चेंज इन दिल्ली डेवलपमेंट सिनेरियो। दिस इज़ माई असेसमेंट। सर, केजरीवाल के यमुना के जहरीले पानी वाली बॉल पर नरेंद्र मोदी ने छक्का कैसे मारा? वो तो हमेशा प्रतीक्षा में रहते हैं कि सामने वाला कोई गलती करे तो उसको पीटें। ये कई चुनाव में हुआ, गुजरात में हुआ और कई चुनाव में जो नारा वो लेके आते हैं कांग्रेस वाले, अपोजिशन वाले, उस पर छक्का लगाते हैं वो। इस बार सामने छक्का खाने की जो बारी थी वो केजरीवाल की थी। तो जाने अनजाने उन्होंने कह दिया कि यहाँ तो पानी में जहर मिला हुआ है, जहर है। नरेंद्र मोदी ने पकड़ लिया उस मामले को और कहा मैं 11 साल से दिल्ली में यमुना का पानी पी रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री खड़े हो गए, सबके सामने पानी पी रहे हैं यमुना का और कह रहे हैं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो सुरक्षित हूँ। तो उल्टा पड़ गया। बल्कि नरेंद्र मोदी ने इसे इमोशनल कार्ड में कन्वर्ट कर दिया, गंगा की तरह, प्रयागराज की गंगा की तरह यमुना को उन्होंने एक तरह से दूसरी गंगा बना दिया, एक इमोशनल कार्ड प्ले कर दिया। और ये मेरा दावा है, आप देखना कि आने वाले समय में यमुना पे तीर्थ यात्रियों की संख्या आने वाले समय में ऐसी ही बढ़ेगी जैसे गंगा प्रयागराज में होती है। नरेंद्र मोदी जुड़ गए ना, एक कैंपेन हो जाता है नरेंद्र मोदी पिक्चर में आते ही। और देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, केजरीवाल ने तो कहा कि जहर का पानी है, बाद में माफ़ी भी मांगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यमुना मैया जो है ये मेरी प्रेरणा है, हमें वो देती है, आशीर्वाद देती है। और दिल्ली का जो अस्तित्व है ये यमुना माँ की गोद से ही बना हुआ है, उसी में छिपा हुआ है जो है।
लेकिन आपदा वालों ने वही जो पॉपुलर नारा है, यमुना की दुर्दशा की, दिल्ली के निवासी आहत हैं। मैं इंश्योर करूंगा कि वापस यमुना दिल्ली की पहचान बने, अर्थात एक नई साफ सुथरी विकसित यमुना जो है वो दिल्ली वालों को दिखाई दे। तो दिल्ली वालों का यमुना का था इस तरह का, जिसको नरेंद्र मोदी ने इनकैश किया, एंड इट पेड रिच डिविडेंड्स इन दीज इलेक्शन रिजल्ट्स। सर, क्या ये सच है कि पीएम मोदी के मिडिल क्लास बजट रिलीफ कार्ड ने इस चुनाव के सभी जो समीकरण थे उनको बदल दिया? बिल्कुल सही है। बस मैंने कहा ना आपसे कि पहली बार ये हुआ कि जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, अपर मिडिल क्लास और ओबीसीज, ये एकजुट हो गए गरीब के प्रति, विज़ पुअर, जो केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। और उनके मन में एक दुख था, केजरीवाल की सरकार तो हर समय गरीब को मुफ्त बांटने में लगी रहती है, हमारा ध्यान कब होगा। और जो मिडिल क्लास है सिविक एडमिनिस्ट्रेशन से प्रभावित थी, इसकी दुर्दशा से प्रभावित थी, उनका भरोसा टूट रहा था, आप देखिए। तो इसीलिए कहा गया कि 67% जो वोटर की जो स्ट्रेंथ है, मिडिल क्लास है, यहाँ पे जो है दे प्लेड ए ग्रेट रोल अगेंस्ट केजरीवाल। और नरेंद्र मोदी ने 2 मास्टर स्ट्रोक काम किए इसी प्रोसेस में। इससे 3 दिन पहले ही चुनाव से जो है बजट पेश हुआ सीतारमन का, मिडिल क्लास के लिए 1 लाख करोड़ का बजट लाया गया। कहाँ केजरीवाल कंपेयर करोगे आप उससे, कहाँ वो कम्पीट करेगा उससे। और इससे पहले 8वां वेतन आयोग, तो सरकारी कर्मचारी मिडिल क्लास तो धन्य धन्य हो गए जो है, उनको आना ही था इधर। तो मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी है, और ये पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है। सबसे बड़ी बात ये है, चुनाव जीतने के लिए अगर आप पॉजिटिव स्ट्रैटेजी करते हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नेगेटिव करते हैं तो लोग सोचते हैं कि इट इज़ पॉलिटिक्स। तो इस प्रकार से क्या है कि मिडिल क्लास जो है ये पूरी शिफ्ट हो गई है। तो अब भाजपा के लिए एक चुनौती ये भी है कि ये मिडिल क्लास जो शिफ्ट हुई है, इनकी आकांक्षाएँ पूरी हों, वो इनके साथ ही खड़े रहें, वापस लौट के वहाँ नहीं चले जाएँ। सर, अरविंद केजरीवाल को हराने वाले भाजपा के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की जिद थी कि वो केजरीवाल के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। प्रवेश वर्मा का ये मूव कैसा था? ये उनका करेज एंड कन्विक्शन है, वेरी इंप्रेसिव, वेरी एनकरेजिंग। मैंने सुना कि अमित शाह ने कहा था कि भाई चुनाव लड़ना है तो कहीं और से लड़ो, हार जाओगे यहाँ से। उसके भाई साहब मैं तो यहीं से लड़ूंगा और जीतूंगा और हरा के दिखाऊंगा। हो गया काम पूरा, दिखा दिया उन्होंने। तो करेज कन्विक्शन है, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। और बाकी अन्य बातों के अलावा उनका जो दावा है मुख्यमंत्री बनने का, उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए इतने करेज और कन्विक्शन वाले आदमी का। दिस इज़ ऑल। सर, आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार के बीच में जो अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया सरीखे जो इतने वरिष्ठ नेता और मजबूती से लड़ने वाले नेता थे, वो कैसे चुनाव हार गए? वो चुनाव हार गए क्योंकि आजकल जनता क्या डिसाइसिव मैंडेट देती है। दूसरा क्या कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे को नरेंद्र मोदी ने इतना डिसमेंटल कर दिया था, आप जिसे कहते हैं, कि चुनाव लड़ने लायक वो खड़े नहीं थे। भ्रष्टाचार की बात है, निकम्मेपन की बात है, और बात है, इतना ज़्यादा हो चुका था। पर्सनैलिटी वॉज किल्ड जिसे कहते हैं। और फिर जो है आप देखिए सिसोदिया की भी जनता चूँकि डिसाइसिव मैंडेट देती है, और चूँकि जोड़ीदार थे ये, और वैसे एक ज्योतिष ने जयपुर में कुमार गणेश हैं, उन्होंने कह दिया था कि ये दोनों चुनाव हारेंगे। तो जन्मपत्र खेल अपनी जगह हैं, लेकिन बेसिकली क्या है कि केजरीवाल हैड लॉस्ट हिज इमेज टोटली एंड पर्सनैलिटी बिकॉज ऑफ हिज स्टैंडिंग अगेंस्ट नरेंद्र मोदी। जहाँ उनको हारना ही था, ये था। सिसोदिया की तकदीर कही है, सिसोदिया वॉज कंपैरेटिवली ए बेटर कैंडिडेट कंपैरेटिवली बिटवीन द टू, लेकिन जन्मपत्री में था हारना, तो हार गए। जी सर, बीजेपी की प्रचंड जीत एक तरफ, लेकिन क्या ये चुनाव अरविंद केजरीवाल पर एक रेफरेंडम था? कह सकते हैं। वैसे देखो 2 बातों में चयन है। एक तो क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पे उसकी आवाज़ पे वोट पड़ा, इसका उत्तर है हाँ। और सेकंड ये कि क्या इस पे रेफरेंडम था और नेगेटिव रेफरेंडम था इसके ऊपर, इसका उत्तर है हाँ। तो दोनों बातें सही हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे था, चुनाव जीतना था, और इसका चूँकि चेहरा जिसे कहना चाहिए एक विलोप हो गया था चेहरे का। आप होली पे जाते हैं ना, चेहरे पे इतने रंग डाल देते हैं लोग, फिर पहचान में नहीं आता कि किसका चेहरा है। फिर घर आके साबुन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, फिर आदमी उसको ठीक करता है चेहरे को जो है। तो अभी क्या है कि केजरीवाल का चेहरा जो है वो पुता हुआ चेहरा है। भाजपा ने उसके चेहरे को पुता हुआ चेहरा बना दिया है एक तरह से। उसको साफ़ करने में समय लगेगा, दैट वे जो है। हाँ, तो रेफरेंडम जो है वो आप कह सकते हैं रेफरेंडम था। और सबसे बड़ा रेफरेंडम तो ये हुआ ना, हार के और कारणों के अलावा देखो, आप केजरीवाल को अगर क्रिटिकली क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे वन वे, तो वो भी ठीक नहीं होगा।
आपको ये देखना होगा कि कांग्रेस भी एक मेन कारण थी, कांग्रेस का सपोर्ट का नहीं होना, अलायंस नहीं होना था। तो ठीक है, केजरीवाल की नेगेटिव पर्सनैलिटी एक कारण है, कांग्रेस का साथ नहीं देना दूसरा कारण है, और इन दोनों से बड़ा एक कारण है नरेंद्र मोदी के सामने केजरीवाल का टकरा जाना और फिर नष्ट हो जाना। सर एक और बड़ा कारण लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का। तो आपको क्या वजह रही कि दोनों का एंड वक्त पे अलायंस नहीं हो पाया, और केजरीवाल ने क्या हरियाणा में जो कुछ किया उसका बदला लिया कांग्रेस ने, और अब क्या होगा इंडिया गठबंधन का? इन सारी तमाम चीज़ों में आपको क्या लगता है? वंस अगेन बैड लक फॉर केजरीवाल एंड मे बी इक्वली फॉर कांग्रेस आल्सो, वो भी नहीं कह सकते, टाइम विल टेल। मुझे ऐसा लगता है कि लैक ऑफ मैच्योरिटी बिटवीन द टू लीडर्स एंड जिसे कहना चाहिए टाइनी एडवाइजर्स जो है और बोथ द लीडर्स, दे आर बेसिकली दे कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिबेकल, फॉर दिस नॉन अलायंस बिटवीन कांग्रेस एंड आप। और दोनों ही नेता जो है अपने सलाहकारों के हाथ में खेले, अपरिपक्व रहे, और भाजपा के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आनी थी और नरेंद्र मोदी को हराना वैसे बड़ा मुश्किल था, तो ये कारण हुए। लेकिन इनका गठबंधन क्यों टूटा आपने पूछा, इसका तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण ये था कि उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस को प्रॉपर सीटें अखिलेश यादव ने अलॉट नहीं की, तो कांग्रेस ने कहा कोई बात नहीं, आप 2 सीट दे रहे हैं, थैंक यू, हम बिना इसके ही आपके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हरियाणा का आया इशू, तो हरियाणा में 6 सीटें आपको देने पे सहमति बनी। केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा हैं, उनके बीच सहमति बनी। दोनों को अपने अपने नेताओं ने अधिकृत किया था, राहुल गांधी केजरीवाल ने। बात बन गई। जब बात बनने लगी तो अजय माकन जो शुरू से ही केजरीवाल का विरोध करते हैं, विद इन कांग्रेस प्रबल विरोध करते हैं 2013 से ही जो है, तो उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि हम तो जीती सीट क्यों दे रहे हैं उनको, हम तो जीत रहे हैं चुनाव, नहीं होना चाहिए। वार्ता टूट गई। और वैसे क्या मनमोहन सिंह थे, स्वर्गीय मनमोहन सिंह, वो भी केजरीवाल के खिलाफ रहते थे। उस समय जो सरकार बनी कांग्रेस के सपोर्ट से केजरीवाल की, तो केजरीवाल की सरकार ने वीरप्पा मोइली के खिलाफ भी कोई केस दर्ज कर लिया, कोई फाइल खोल दी थी। तो इसलिए अजय माकन का भी 2013 से कहना था कि रिलायबल नहीं है लोग, इनके साथ हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये धारणा अजय माकन कैंप जो है, ये धारणा प्रबल रही। इसने राहुल गांधी को डोमिनेट किया और अल्टीमेटली फिर दोनों के बीच में गठबंधन नहीं हुआ, जो है कांग्रेस को नुकसान हुआ। आप भी हारी, इससे पहले गुजरात में भी ये सब हो चुका था वहाँ पे जो है, लेकिन फिर भी शांत रहे। और दिल्ली में उन्होंने कहा ठीक है हम 7 चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, अपनी अपनी सीट पे तुम लोग खुद लड़ो। इसी बीच में एक दिन न जाने क्या सूझी अजय माकन को, शायद कुछ लोग कांग्रेस से वहाँ जा रहे थे या वहाँ के लोग उनके पास आ रहे थे, तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि केजरीवाल राष्ट्र विद्रोही हैं और मैं इसका खुलासा आज 3 बजे या इतने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूँगा। जैसे ये ट्वीट जारी हुआ, केजरीवाल ने सबको फ़ोन किया, जितने एलाइज़ हैं, शरद पवार हैं, मान लीजिए ममता हैं, उधर उद्धव ठाकरे हैं, अखिलेश यादव हैं, कि क्या हो रहा है ये। तो उन सब ने टेलीफोन किया राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने कहा ठीक है, तो सब नहीं होना चाहिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है स्थगित हो गई जो है। उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित होगी, बात वहाँ रुक गई। फिर अचानक क्या हुआ कि उसी दिन एक डेवलपमेंट हुआ कि ममता और आपकी सपा, इन्होंने एक तरफा सपोर्ट जो है, और शायद शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, इन्होंने एक तरफा सपोर्ट दे दिया केजरीवाल को। तो राहुल गांधी ने कहा भी मैं पार्टनर हूँ आपका, मैं अलायंस के अंदर हूँ, अलायंस के पार्टनर वहाँ जा रहे हैं, मुझे बता नहीं रहे हैं, मुझे साथ ले नहीं रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो इस बात पर राहुल गांधी हर्ट हुए, मैंने सुना जो है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर विरोध है तो विरोध है। फिर तो उन्होंने कहा भी आप हमें हमेशा जो है ना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। कुछ लोग आप पे कह रहे हैं कि वी आर स्पेंट फोर्स, हमसे सीटों का प्रॉपर बार्गेन हो नहीं रहा है, और हर जगह हमें कहा जा रहा है कि आप गठबंधन में बड़े भाई हैं, बड़े भाई का गठबंधन का धर्म निभाइए। तो हम जीवन में कब तक अकेले ही धर्म निभाते रहें, अकेली कांग्रेस कब तक गठबंधन धर्म का निभाती रहे। तो ठीक है, तो राहुल गांधी मैदान में आ गए, वर्सेस की लड़ाई हो गई। राहुल गांधी बिस्लरी की बोतल लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस चले गए कि गंदा पानी दिल्ली में है। फिर दुनिया भर के आरोप, जितने हो सकते थे आरोप, दोनों ने एक दूसरे पे लगाए, और आरोप लगाते लगाते लड़े, चुनाव हार गए और दोनों नष्ट हो गए। तो बेसिकली ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहा इनके टूटने का। और अब ये है कि ये कब तक रहता है। अब इनके मन में एक भाव आ गया है
कांग्रेस के मन में कि आप जो भी है वो केवल हमारे वोट लेके ही नई पार्टी बनी, हमारे वोट वापस लौटाने हैं हमको, इसलिए आपको हटाओ किसी भी राज्य से, हम खुद अपने बूते लड़ेंगे। अब ये उनकी एक कल्पना है। ऐसा कभी होता है कि एक पार्टी खड़ी हो जाए सामने 43% वोट लेके आ जाए और आप एक अध्यादेश निकाल दे राहुल गांधी के, वो वोट वापस हमारे पास आ जाएं? ऐसे थोड़ी वापस आते हैं। लेकिन बहरहाल अमित शाह मुस्करा रहे हैं, जेपी नड्डा मुस्करा रहे हैं सब देख के। नरेंद्र मोदी इस तरह की राजनीति में पढ़ते नहीं हैं, पर वो भी ज़रा देख रहे होंगे कि क्या है, बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, लड़ने दो, बीजेपी वाले देख रहे हैं इनको जो है। तो अब देखना है कि दोनों में मैच्योरिटी, परिपक्वता कभी आती है कि नहीं, या जीवन भर अगले 10 साल और जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं ये ऐसे लड़ते लड़ते ही ख़त्म हो जाते हैं। दिस इज़ टू बी सीन। सर, इस पूरे चुनाव में एक नाम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन केजरीवाल को भी हरा गए। आपको लगता है कि उन्होंने अपनी माँ का पॉलिटिकल बदला लिया है? कह सकते हैं। इमोशनली तो आदमी सोचता है ऐसा, इससे मेरी मदर को हराया था तो आज मुझे मौका मिला इसको हराने का, तो हरा दिया उन्होंने। तो टू दैट एक्सटेंट तो वो ठीक है कि माँ की उसका उन्होंने हार का बदला लिया। और दूसरी तरफ ये है कि केजरीवाल तो नष्ट हुए, अब खुद आगे खुद कब खड़े होंगे क्या हो, खुद नष्ट हुए खुद भी हारे, उसका उन्हें अफसोस नहीं है। कांग्रेस का ये मानना इस समय है कि हम जीते ना जीते हैं तुम्हें ज़रूर हरा देंगे। बिल्कुल। तो इसलिए बीजेपी इज अम्यूज्ड टू हैव दिस क्लोज फाइट ऑफ दिस टू फ्रेंड्स। बाकी आपका कहना सही है कि उस दिन रात को जो केजरीवाल सत्ता से बाहर हुए तो कांग्रेस वाले, अजय माकन, संदीप दीक्षित, कुछ और लोग भी बहुत चैन की नींद सोए होंगे उस रात को कि हमने अपने पॉलिटिकल एनिमी को सत्ता से बाहर कर दिया। ये तो कर ही दिया उन्होंने, इसमें तो कोई शक है नहीं जो है। सर, इसी से जुड़ा अगला सवाल, दिल्ली में केजरीवाल को हराकर कांग्रेस ने इंडी अलायंस के बाकी घटक दलों को क्या संदेश दिया है? संदेश दिया कि भाई हमें डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, वन। दूसरा, जो सीटों का बंटवारा है हमें हमारी हैसियत के हिसाब से सीट दो, नहीं दोगे तो हम वही करेंगे आपके साथ जो हमने केजरीवाल के साथ किया है। मे बी इमेच्योर, लेकिन आज का संदेश तो यही है कि लिसन टू अस। मैसेज तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वी डैम, इंडी रहे न रहे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो इससे मतलब है कि हमारी सीटें प्रॉपर हो, हमारा रुतबा रहे, और चाहे हम किसी राज्य में चाहे हमारे पास 2 सीट ही हैं लेकिन हमें महत्व है ना 10 सीट जैसा मिलना चाहिए। तो कांग्रेस में भी स्लाइडली अनफेयर आल्सो एट दिस मोमेंट सीट का बंटवारा मांगते समय जो है, लेकिन मन का भाव है उनका। तो अभी तो क्या है कि सब ये कांग्रेस की जो सेना है, एंटी केजरीवाल सेना या एंटी इंडी सेना, एंटी इन द सेंस है कि हम तो अपनी करेंगे मन की। और ट्रेजिडी क्या है कंट्री की पॉलिटिक्स में कि कांग्रेस के बिना कभी इंडी गठबंधन कामयाब नहीं हो सकता, ये तय है बात है। इसलिए कांग्रेस भी देख रही है, और चूंकि उसके बिना हो नहीं सकता और इनके एक होने की संभावना लगभग 0 है, तो यही एक बार फिर से अमित शाह की गहरी मुस्कान का कारण है। सर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार के बाद अब इंडी गठबंधन का क्या भविष्य है? इंडी गठबंधन अलग थलग है। मैंने कहा कांग्रेस के बिना गठबंधन हो नहीं सकता, बेसिकली होगा तो लंगड़ा गठबंधन होगा। और अभी कुछ चूँकि नई नई बात है तो 2 भागों में इंडी गठबंधन बट गया है। एक तो प्रो राहुल गांधी हो जाएंगे आधे कि राहुल गांधी ने ठीक किया है, या संजय राउत ने कहा कि नहीं राहुल गांधी ने ठीक किया और ये सम्मान करना चाहिए, इस तरह की बातें। कुछ लोग राहुल गांधी के खिलाफ चले जाएंगे। तो इंडी गठबंधन क्या अभी बटा हुआ रहेगा। इंडी गठबंधन की स्थिति में जो कभी बना था वो वापस कब लौट के आए, इसके बारे में कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की जा सकती। जैसे सर, आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर राहुल गांधी की राजनीतिक भविष्य, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, और क्या इन तमाम सिचुएशंस के बीच में उनका एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद छिन सकता है? देखो, जहाँ तक राहुल के भविष्य का सवाल है, प्रिसाइजली राहुल कांग्रेस की मजबूरी है, राहुल अपोजिशन की मजबूरी है। कांग्रेस राहुल के बिना चल नहीं सकती, ऑल सेड एंड डन। अपोजिशन की सरकार, अपोजिशन का गठबंधन राहुल के बिना बन नहीं सकता। तो एक ऐसी कैच-22 सिचुएशन है। अब ये कब तक रहती है तो इट इज़ टू बी सीन। विद इन पार्टी राहुल गांधी को कोई थ्रेट नहीं है, वो जैसे हैं जो भी हैं, वो चाहे मतलब कहना चाहिए स्टेबिलिटी में रहते हैं कि नहीं, कंटिन्यूटी में रहते हैं कि नहीं, समय के साथ विचारधारा उनकी बदलती है कि नहीं, उनका सारा फोकस अडानी और दूसरे कहना चाहिए कास्ट सेंसस पे बना रहता है कि नहीं, और 50 बातें हो सकती हैं। लेकिन जैसा भी है जो भी है, कांग्रेस तो राहुल गांधी है और राहुल गांधी कांग्रेस है। इस तरह से जो है तो राहुल का भविष्य विद इन कांग्रेस तो सिक्योर है। और वो विनिंग होगा कि नहीं भविष्य, ये देखने की बात है आगे जा कर के जो है। लेकिन विद इन
लेकिन कांग्रेस के बाहर उनका जो भविष्य है वो चैलेंज है उस पर। अब ये घटना हुई नहीं, उस पर चैलेंज है, और चैलेंज के कारण से क्या कभी एलओपी पे बात आ भी सकती है। यू नेवर नो कि घटनाक्रम कैसे डेवलप होता है। हो सकता है इंडी गठबंधन के लोग केजरीवाल के समर्थन में खड़े हो जाएं बड़ी संख्या में आगे जाके, और राहुल गांधी तवज्जो नहीं दे उनको, और एक तरह से ब्रेक की सिचुएशन आ जाए बिटवीन राहुल गांधी एंड इंडी गठबंधन जो है। तो उस सूरत में वो लोग सोच सकते हैं एलओपी को हटाने की कार्रवाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसी बनती है तो लोग कर सकते हैं। तो बहरहाल ये है कि विचित्र स्थिति ये है कि राहुल के बिना भी कुछ नहीं हो सकता, और राहुल के साथ जो दिक्कत है वो तो है ही जितनी। सर, दिल्ली में जो केजरीवाल की हार हुई है, इसका पंजाब की भगवंत मान के सरकार पर क्या असर होगा, और क्या भविष्य में भगवंत मान पाला बदलकर बीजेपी में आ सकते हैं? लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि पिछली बार भी बात आई थी कई बार कि भाजपा में जा सकते हैं। हो सकता है शायद भाजपा ने एफर्ट नहीं किया उसमें कि नहीं पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत जो है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आज भी जो है ना आप देखो कि वोट बैंक है जैसा भी है, और फिर क्या है कि मान की जो प्रवृत्ति जिस तरह का वो एग्रेसिव या मैनिपुलेटर नहीं है उस तरह से। तो पता नहीं क्यों, मतलब सारे मीडिया का इंडिकेशन तो यही है कि पंजाब की सरकार की स्थिरता पे प्रभाव पड़ेगा, भाजपा उसको डाउन कर सकती है उस सरकार को, कुछ लोग पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, मान नई पार्टी बना सकते हैं, वहाँ पे कुछ लोग टूट जाएं 1/3 तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो सारी संभावनाएं हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं लगता है कुछ बड़ा पंजाब में होने वाला अभी, एज इफ नाउ, एज इफ ऑफ टुडे, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेट्स सी। सर, अब दिल्ली विधानसभा में आतिशी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी कितना परफॉर्म कर पाएगी एक विपक्षी दल के तौर पर? ये उनके लिए चुनौती है। आज तक उन्होंने अपोजिशन का रोल कभी प्ले नहीं किया था, लेकिन कुर्सी सिखाती है, और उन्होंने स्टेटमेंट तो अच्छा दिया है और कहा वी विल प्ले द रोल ऑफ ए कंस्ट्रक्टिव जो है अपोजिशन। और आतिशी की बात आई तो मुझे कल लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात याद आ गई, यमुना से जुड़ी हुई। जब वो गई थी उन्होंने कहा कि यमुना का अभिशाप लग गया आप लोगों पे, एक तरह से जस्ट ए पासिंग रेफरेंस। तो आतिशी अच्छी वक्ता हैं, और शायद चुनाव भी इसीलिए जीती हैं, कंपैरेटिवली क्लीन फेस हैं, तो बोलेंगी अच्छा करेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो उनका प्रदर्शन होगा वो केजरीवाल की तुलना में थोड़ा सा डिसेंट और डिग्निफाइड होगा। अपनी बात कहेंगी वो हाउस में, सरकार के खिलाफ बोलेंगी, भाजपा के खिलाफ बोलेंगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें तार्किक होगा और थोड़ा सा डिसेंट होगा। केजरीवाल जैसा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो ठीक है, अपोजिशन है तो है, 22 लोग बैठे हुए हैं हाउस के अंदर जो है, इज़ ओके। सर, दिल्ली के चुनाव में हिंदू वोट फैक्टर क्या रहा, और ये जो नारा दिया था कि सेफ है, एक है तो सेफ है, इसका कितना प्रभाव रहा? इसका प्रभाव तो अंडर करंट है ये लोगों में। महाराष्ट्र में देखा आपने, दिल्ली में हालांकि मुद्दे दूसरे थे, ये मुद्दा नहीं था पोलराइजेशन का, लेकिन एक अंडर करंट तो रहता है। वो एक ऐसी बात चला दी थी उस दिन योगी ने, और फिर प्रधानमंत्री ने बहुत डिसेंटली कह दिया था उसी बात को, एक है तो सेफ है जो है, उसका अंडर करंट था। और हिंदू की जो बात है वो ये है कि दिल्ली एक हिंदू हार्टलैंड का मुख्य सेंटर माना जाता था। नरेंद्र मोदी के पास दिल्ली नहीं थी, हिंदुत्व कहो जिसे, कैपिटल, हिंदुत्व की कैपिटल कह दो आप, दिल्ली वो नहीं था। अब क्या है कि दिल्ली की जीत के साथ में सारा जो हिंदी हार्टलैंड है वो नरेंद्र मोदी की कमांड में, एक तरह से आज वो सारा का सारा जो है नरेंद्र मोदी को सलाम कर रहा है इन ए वे जो है। तो हिंदुत्व ऐसा सेकुलर नॉन सेकुलर कार्ड नहीं था, लेकिन अंडर करंट था लोगों के मन में, और दिल्ली की विजय के साथ में पूरी हिंदी हार्टलैंड पे आज भाजपा का कब्जा हो गया है। तो सर, क्या इस चुनाव में केजरीवाल के हार का कारण एम फैक्टर भी है? लगता है वो तो एम फैक्टर का मतलब है कि महिला, मिडिल क्लास, एमसीडी और शीश महल एक तरह से। और शीश महल का मुद्दा तो नरेंद्र मोदी ने क्या गजब एनकैश किया है, भाजपा ने, अमित शाह ने, नड्डा ने, उसके बाद क्या गजब एनकैश किया है। और ऐसा वास्तव में वो जो मुद्दे गले उतरे लोगों के केजरीवाल के खिलाफ, शराब वाला मामला उतरा, लेकिन ये शीश महल का और उतरा। उनका भी आप कहते थे मैं छोटी कार में चलता हूँ, नीले रंग की वैगन आर में चलता हूँ, बड़े मकान में नहीं रहूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, ये सब उल्टा हो गया। और शीश महल क्या है कि सरकार, मकान होते हैं सरकार में, जब बनाने लगते हो तो पीडब्ल्यूडी एस्टीमेट देती है, वो बढ़ते जाते हैं। जैसे घर का मकान बनाते हो आप, उसको मान लो 50 लाख से पता लगता है 75 लाख का बन गया एस्टीमेट, फिर उधार लेके बैंक से लोन लेके आप बनाते हो। तो केजरीवाल का चूँकि सरकार का पैसा था,
तो इसके मन में वो भाव नहीं रहा होगा अभी हम कम खर्चा करें या क्या करें। तो 33 करोड़ का वो मानते हैं, कोई 45 करोड़ कहता है। 33 करोड़ तो सीए जी ने मान लिया है कि खर्चा हो गया, इज़ टू मच। और वो कोई बात नहीं खर्चा हो गया कि नहीं, उसको जो पॉलिटिकली एनकैश किया, जो मैंने कहा ना केजरीवाल के पतन का एक कारण था रिलेंटलेस बीजेपी कैंपेन एग्रेशन अगेंस्ट केजरीवाल। तो मुद्दा बना दिया और उन्होंने कहा कि हम इसको खोल देंगे, पर्यटन स्थल बना देंगे, और आप देखना थोड़े दिनों बाद टिकट लेके आप जा सकते हो उस मकान को देखने के लिए, और पर्यटन स्थल उसको बनाने वाले हैं। तो ये 4 अहम फैक्टर थे। सर, दिल्ली चुनाव से कुछ ही दिन पहले जो आम आदमी पार्टी के 8 विधायक आके शामिल हो जाते हैं बीजेपी में, उनका क्या भविष्य है? कुछ नहीं, स्वाभाविक तौर पे और कुछ फेवर तो उसमें लिए होंगे जब आदमी पार्टी ज्वाइन करता आता है, तो सामान्य परंपरा है जो है। अब किसी ने बच्चे का एडमिशन कराया होगा स्कूल में, किसी ने कुछ और किया होगा, कुछ और फेवर लिए होंगे। लेकिन सरकार आ गई उनकी, तो उनकी बल्ले बल्ले हैं। उनको तो वैसे टिकट नहीं मिला था, वो तो वैसे कहीं के नहीं थे। उनकी तकदीर अच्छी थी और बीजेपी की रिक्वायरमेंट थी, या मन में था कि पता नहीं, चलो इससे थोड़ा सा मोरल बूस्टर होता है बीजेपी का, उनका डिमोरलाइजेशन होता है। तो हुआ वो, तो आ तो गए हैं वो, तो थोड़ा बहुत फेवर उनको हो जाएगा, कहीं कुछ एडजस्ट हो जाएंगे थोड़ा सा। वैसे भाजपा को वो रिक्वायरमेंट नहीं है, भाजपा के लिए तो सरप्लस है अभी इस समय तो जो है। लेकिन फिर भी चूँकि भाजपा की कल्चर रही है अमित शाह इन सब की, कि सबको साथ लेके चलते हैं भाई, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, इन वे जो है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत इनका भी कुछ भला होगा, ऐसा माना जाना चाहिए। सर, आखिर वोटिंग के दिन केजरीवाल ने क्यों डिले किया वोट डालने के समय को? हाँ, बात तो छोटी सी थी, लेकिन अखबारों में आ गई तो एक वो दिलचस्प आप तक आ गई, तो आपने सवाल पूछा जो है। तो था कि उनको 11 बजे वोट डालने जाना था उस दिन। अब पता लगा कि नरेंद्र मोदी गंगा स्नान कर रहे हैं 11 बजे, सारा मीडिया वहाँ पे होगा, और चैनल्स में इस बार जो है बहुत होड़ थी नरेंद्र मोदी को लाइव करने की। ये मैंने ख़ास तौर पे नोट किया। हम तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन कुछ और लोगों में होड़ थी इस बार की। हमारा तो सारा प्रेरणा केंद्र ही नरेंद्र मोदी जी लिखा हुआ है, इसका विजन ऑफ न्यू इंडिया चैनल का टैग लाइन ये है, लेकिन होड़ थी लोगों में। तो अब लगा केजरीवाल को स्वाभाविक तौर पे, फिर उनका पर्चा जाएंगे नॉमिनेशन करने, पेरेंट के साथ जाएंगे, उनको व्हील चेयर पर लेके जाएंगे। एक होता है, एक सीन होता है, फ़ोटो फ्रेम होता है, वो बनेगा तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो 11:30 जो नरेंद्र मोदी गंगा स्नान किया और थोड़ा जब कवरेज हटे तब वो गए वहाँ पे। और मीडिया चूँकि काफ़ी लाभान्वित रहा है, केजरीवाल हैज़ टेकन वेल केयर ऑफ मीडिया, मोस्ट ऑफ मीडिया जो है। तो मन में था कि चलो थोड़ा कवर करते हैं इनका जो है, तो उनको कवर किया बाद में लोगों ने। तो बेसिक कारण ये था कि प्राइम मिनिस्टर की कवरेज से वो टकरा रही थी उनकी कवरेज। सर, क्या आपको लगता है कि दिल्ली के जो वोटर्स हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल के फ्रीबीज के बजाय प्रधानमंत्री मोदी के गारंटी कार्ड को ज़्यादा वैल्यू किया है या फिर ज़्यादा भरोसा जाहिर किया है? ये बिल्कुल एक नई बात हुई है, और नरेंद्र मोदी ने खुद ने अपनी सारी चुनावी सभाओं में उन्होंने कहा कि ये जो फ्री बीज है हमारा, या जो ये 2500 रुपये महिला का है, और जो फ्री हेल्थ सर्विसेज का है, या झुग्गी झोंपड़ी को मकान में करने का है, ये जो फ्री वीजा घोषणा पत्र है भाजपा का, इसका मैं गारंटर हूँ। एक नया कंसेप्ट कि प्राइम मिनिस्टर खुद गारंटर बना अपनी पार्टी के किसी घोषणा पत्र के लिए, तो निश्चित तौर पे क्रेडिबिलिटी उसकी तो आसमान में चलेगी ना फिर। तो लोगों ने भरोसा किया जी। और केजरीवाल कुछ राज्यों में तोड़ चुके थे भरोसा, और लोगों को पता था कि पता नहीं सरकार बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा, आएगा नहीं आएगा। तो एक मुश्त वो लोग जो है नरेंद्र मोदी की गारंटी पे चले गए, भरोसा किया और वोट डाला उन्होंने। जी। सर, दिल्ली चुनाव में कुछ मुख्यमंत्रियों का भी रोल काफ़ी अहम था, इस पर आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स अमित शाह जो प्रोग्राम बनाते हैं तो पूरी सेना को मैदान में उतारते हैं जो है। तो मुख्यमंत्रियों को उतारा, खास करके उत्तर भारत के मुख्यमंत्री, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आप देखिए। और इधर से उड़ीसा वाले हो गए, आसाम वाले आ गए थे, चंद्रबाबू नायडू को भी वहाँ से ले आए। ये सब लोग रहे, सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। राजस्थान चूँकि मैं करीब से देखता हूँ राजस्थान को, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री आए और 70 सीटों पे राजस्थान के लोग थे, और 30 दिन तक ये लोग वहाँ पे रहे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आए, सतीश पूनिया भी आए वहाँ से, सुनील बंसल भी आए, जो लीडरशिप है वहाँ की बीजेपी की सारी आई। और चांस कुछ ऐसा हुआ, संयोग कहना चाहिए, कि जिन 11 सीटों पे भजन लाल ने प्रचार किया मुख्यमंत्री ने, वो सारी भाजपा जीत गई। तो आज क्या है, राजस्थान में भाजपा चीफ मिनिस्टर और उनकी जो पूरी टोली है दिल्ली वाली, वो सारी गदगद है कि भी इतना अच्छा रहा हमारा रिजल्ट जो है। तो मुख्यमंत्रियों का अच्छा रहा, सबसे ज़्यादा योगी की तरफ लोगों का
प्रतीक्षा रहती है योगी की तरफ। तो योगी आए, योगी का स्टेचर इन सारे मुख्यमंत्रियों से थोड़ा हटके है, वोट कैचर के रूप में अगर देखा जाए नॉर्थ इंडिया में तो जो है, इसीलिए उन्हें देखा जाए तो आप नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाद तीसरे वोट बैंक के रूप में, वोट कैचर के रूप में, पॉलिटिकल लीडर के रूप में आप उनको मानते हैं एक तरह से। आपने देखा वो सब राज्यों में गए थे, हरियाणा में भी गए थे, महाराष्ट्र में भी गए थे, अब यहाँ भी आए, उनकी बहुत अच्छी रेट थी, 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट है। तो योगी वाज ऑफ कोर्स इम्पैक्ट, लेकिन एट द सेम टाइम जिसमें 90% रहा, और राजस्थान की अगर आप देखें तो 11 में 11 जीती, तो स्ट्राइक रेट से आपको 100% दिखती है, दैट वे जो है। पर स्टिल योगी स्टिल है योगी, दैट वे जो है अच्छा था। ऑल चीफ मिनिस्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी। और बहुत से मुख्यमंत्रियों ने बाद में फ़ोन करके प्रधानमंत्री को बधाई दी, प्रधानमंत्री ने बधाई स्वीकार करी, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे मूड में थे, जो है सबसे मिले, बात किया, फ़ोन पे बधाई ली, सबका किया। ए गुड मोमेंट इन द पार्टी, एंथुजियास्टिक मोमेंट इन द पार्टी। और नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से पहले अमित शाह, जेपी नड्डा की एक बड़ी गिफ्ट नरेंद्र मोदी को कि अब आप निश्चिंत हो गए, जाइए अमेरिका और फ्रांस। तो सर, क्या योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की हार का जो बदला है वो अखिलेश से मिल्कीपुर जीत कर ले लिया? वो तो देखो उपचुनाव होता है तो फिर लोग कहते ही रहते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग था, ये था, वो था, लेकिन पुलिस ने किया था, वो पुलिस वर्सेस था, जो भी है। लेकिन ये फैक्ट है ग्राउंड पे कि उन्होंने बदला ले लिया, जो मुश्किल ही हो गई थी, बड़ा एम्बेरसमेंट हो गया था। अवधेश प्रसाद सीट से थे पहले एमएलए, 2024 का चुनाव हुआ, सपा ने उन्हें अपना लोकसभा में उम्मीदवार बनाया फैज़ाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिसमें अयोध्या आती है। वो चुनाव जीत गए, उससे मैसेज ये गया कि अयोध्या में भाजपा हार गई और सपा जीत गई। अब किस किस को समझाएं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, बड़ा एम्बेरसमेंट था। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद जो था दिल्ली में, उसको पार्लियामेंट में कैलेंडर की तरह पेश किया, ट्रॉफी के रूप में पेश किया कि ये देखो व्यक्ति जो भाजपा को अयोध्या में हरा के आया है, जो है। तो बड़ा एम्बेरसमेंट था। तो योगी वॉज क्वाइट कंसर्न, दिल्ली वॉज आल्सो क्वाइट कंसर्न। जिम्मेदारी थी कि इसको जीतना है, तो भाग्य ने भी साथ दिया, वो जीत गए। और योगी का जो उम्मीदवार है बीजेपी का, वो 62,000, 61,500 वोटों से जीता सपा वाले से। तो योगी ने हिसाब चुका लिया, आप ये कह सकते हैं। सर, इन दिल्ली के चुनाव के नतीजों में आरएसएस का रोल आप कैसे देखते हैं? आरएसएस इज़ ए बिग फैक्टर नाउ सिंस हरियाणा जो है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आरएसएस अगर यही रोल लोकसभा में प्ले करता तो 240 पे नहीं होती बीजेपी, ऐसा मेरा लगता है मुझे। आरएसएस का जो एक्टिव जन जागरण हुआ है बाद में लोकसभा के बाद हरियाणा से जो हुआ है, अब वो हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत बेटर हो गया हो सकता है, और ब्रिजेस हुए हों, जो गैप्स थे थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग के, वो ठीक हुए हों, मोर कोऑर्डिनेशन हुआ हो। लेकिन कुल मिला के उनके लिए शुभ संकेत है कि हरियाणा में आरएसएस प्लेड ए मेजर रोल, महाराष्ट्र दे प्लेड ए बिग रोल, एंड वंस अगेन इन दिल्ली दे प्लेड ए वेरी वेरी मेजर रोल। मैंने पढ़ा कहीं कि तरुण चुग और जो राजीव चंद्रशेखर हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी यहाँ, तो उन्होंने पिछले 7 हफ्तों के अंदर जो है 5000 मीटिंगें छोटी छोटी करी। उसके अलावा अमित शाह ने आरएसएस के वर्कर्स को उन छोटी छोटी कच्ची बस्तियों में, झुग्गियों में उनको घुसेड़ा, वहाँ पे कुछ दिन वहाँ रहो, करो ये। तो देयर वाज ए परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन आरएसएस एंड बीजेपी दिस टाइम, बिटवीन अमित शाह, जेपी नड्डा एंड आरएसएस इस ऑपरेशन लेवल पे, आप ये मान लीजिए। उसका परिणाम है ये आरएसएस का जो है, क्योंकि आरएसएस का वर्किंग आप देखिए किस तरह का होता है। यहाँ पे विप्लव देव जो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आजकल पार्टी का काम, यहाँ संगठन का काम देख रहे हैं दिल्ली में। आरएसएस किस लेवल पे ऑपरेट करता है आप ये देखिए। उन्होंने एक दिन जितने भी लुटियन में मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, एमपीज़ हैं, उनके पीएज और सेक्रेटरीज़ को बुलाया, पीएज जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं जिनके, सबके जो है, और ये कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर में, हर मंत्री घर में कम से कम 10 लोग ऐसे हैं, सफाई कर्मचारी, खाना बनाने वाले, मजदूर, गाड़ी चलाने वाले, ड्राइवर, सफाई कर्मी जो है ये। तो इन सबका वोट डलवाना है बीजेपी को, इनको कन्विंस करना है कि भाजपा इज़ ए बेटर पार्टी देन आप, और आपको वोट डलवाना है। और हर आदमी घर में 4 आदमी आगे, 4 वोटर और हैं। ऐसी 3 मीटिंगें हुई। तो अब लेवल देखिए आरएसएस के बीजेपी को ऑपरेट करने का, कि किस लेवल तक जाके एक एक वोट को फॉलो करते हैं, एक एक वोट को पकड़ते हैं। तो आरएसएस ऑफ कोर्स इज़ ए बिग इंस्टीट्यूशन, एंड बीजेपी प्लस आरएसएस, नो वन कैन मैच देयर स्ट्रेंथ, देयर यूटिलिटी एंड देयर अथॉरिटी इन द कंट्री, ये मान लीजिए। सर, मैंने सुना है कि केजरीवाल को हरवाने के लिए कुछ बीजेपी नेताओं ने बैकडोर से कांग्रेस उम्मीदवारों को फाइनेंशियल और मोरल सपोर्ट दिया था, क्या आपने भी ऐसा सुना है? देखो, राजनीति में होता है आमतौर पे ये,
कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब केजरीवाल हैं तो उन्होंने आरोप लगा दिया और 2 लोगों ने आरोप लगा दिए, तो पलट के संदीप दीक्षित ने जो है केस कर दिया, कोर्ट में केस वेस चल रहा है उस तरह से जो है। लेकिन आम चर्चा थी कि संदीप दीक्षित को जो उसका इलेक्शन कैंपेन है उसको जो है बीजेपी लीडर्स जो है वो फंड कर रहे हैं, उसका फंडिंग कर रहे हैं। तो होता है राजनीति में सब इस तरह का जो है, और चेहरे के सामने तो होता नहीं है। और चूंकि सामने बात क्लियर थी कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है आप हारती है, भाजपा जीतती है, वेरी ऑब्वियस जो है। तो मैंने भी सुना, अखबारों में पढ़ा, कहीं पे कोर्ट कचहरी भी हुआ। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो दिस इज़ नथिंग न्यू, पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द इलेक्शन पॉलिटिक्स। सर, शास्त्रों में लिखा है कि प्रतिशोध ही मृत्यु का कारण है, तो सर क्या दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के साथ यही हुआ? एग्जैक्टली यही हुआ। देखिए, एक दूसरे से प्रतिशोध लेते लेते खुद दोनों नष्ट हो गए। केजरीवाल नष्ट हुआ, वो तो अपेरेंट है। अब कांग्रेस नष्ट हुई कि नहीं, एक बार तो नष्ट ही है। वो घर में खुश हो जाएं, लेकिन जब घर से बाहर निकलेंगे तो लोग ये तो कहेंगे ना कि आपके कारण से वो सरकार हार गई, उनकी जो उनके समर्थक होंगे इनको कहेंगे, वाइस वर्सा जो है। तो प्रतिशोध में दोनों फिलहाल नष्ट हैं एक तरह से, और ये बात फैक्ट है। शास्त्रों में जो लिखा था उसको इन दोनों ने चरितार्थ कर दिया। प्रतिशोध मृत्यु का कारण है। अब आगे देखिए, मृत्यु ये स्थायी है या मृत्यु से पुनर्जीवित होते हैं, दिस इज़ टू बी जीन। कि इस मृत्यु का कार्यकाल कितना है, ये मृत्यु अस्थायी है, स्थायी है, कितने वर्ष की है, कितने महीनों की है, दिस इज़ टू बी सीन। अमित शाह ऑल्सो मस्ट बी नोटिसिंग वेरी केयरफुली कि इनकी जो ये संघर्ष हुआ, प्रतिशोध हुआ है, इसका अंतिम परिणाम क्या निकलता है। दिस स्टेटस, अभी जो राइवलरी है, दिस कंटिन्यूज फॉर अनदर 5 years और इट एंड्स इन अनदर 1 year, दिस इज टू बी सीन। सर, क्या दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला मतदाताओं से जो वादा किया गया था उसको तोड़ने की सज़ा क्या मिली दिल्ली चुनाव में? मैं भी देखो, एक बार भरोसा टूटता है ना, फिर टूट जाता है वो भरोसा जो है। तो भरोसा उठा लोगों का, और इधर से क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने इनकैश कर लिया। उन्होंने कहा कि इनकी जो गारंटी है बीजेपी वालों की, मैं गारंटर उसका। अब प्रधानमंत्री इतना छाती ठोक के कह दे कि मैं गारंटर उसका, और फिर उनका इतिहास है कि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो ऑब्वियसली वहाँ नुकसान होना था, इनको फ़ायदा होना था, एंड एग्जैक्टली दिस हैपेंड। सर, क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का भविष्य कैसे देखते हैं आप? देखो, राजनीति में तो ये कहा जाता है पॉलिटिशियन जब तक जिंदा रहता है उसका भविष्य तब तक होता है। नरसिम्हा राव उम्र के किस मोड़ पे आए, वापस प्रधानमंत्री बन गए। तो मैंने जयपुर में एक कोई किस्सा हुआ था, कभी तो मैंने पूछा था किसी ज़माने में एक मंत्री से, कुछ ऐसे ही थोड़ा हो गया था, नौकरी में थे, तो पूछा भी इनका कार्यकाल कितना है, तो चुनाव हार गए वो जो है। तो मुझे किसी ने कहा कि बधाई हो। मैंने कहा नहीं भाई, पहली बात तो हमारा कोई ऐसा झगड़ा नहीं था इस तरह का कि चुनाव हार जाएं वो, और दूसरा ये है कि पॉलिटिशियन जब तक जिंदा रहता है कब लौट के वापस आ जाएं कह नहीं सकते। अगला चुनाव हो गया, वो जीत के वापस आ गए, और मुझे मिठाई खिलाई, गले लगाया और कहा कि हम दोस्त हैं। हमने कहा वेलकम है। तो बात का भाव ये है कहने का कि राजनीति में व्यक्ति जब तक जिंदा है वो कब लौट के आ जाए नहीं कहा जा सकता। लेकिन अपेरेंटली आज अरविंद केजरीवाल डिसग्रंटल्ड उस पॉलिटिशियन की श्रेणी में है। आज वो निराश है, हताश है, समाज में जिसकी कोई ज़्यादा प्रतिष्ठा या वो नहीं है, और पार्टी के भीतर भी लोग उसको, उसकी लीडरशिप को एक तरह से जिम्मेदार मान रहे होंगे इस सारे डिबेकल के लिए। पंजाब में उसकी प्रतिष्ठा गिरी है। तो देखा जाए तो कुल मिला के आज जो है, आज उसका कोई भविष्य ऐसा इमीडिएट टाइम में कोई वापस वो खड़ा हो जाए केजरीवाल, ऐसा नहीं दिखाई देता है। रही बात आप पार्टी की, तो आप पार्टी दोनों जुड़े हुए हैं। एक प्रॉब्लम और है, कुछ और नए केसेस खुल सकते हैं जैसा मैंने पढ़ा कहीं। और दूसरा क्या है कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा उठा दिया था कि भाई आप पार्टी को भी केजरीवाल के साथ साथ आप पार्टी को भी क्या एक्यूज़ बना सकते हैं, बनाना चाहिए। वो इशू शायद अभी सेटल नहीं हुआ है जो है। तो कुल मिला के क्या है कि अभी तो चुनौती और संकट का समय है, आगे अंधेरा है, भविष्य कोई बहुत ज़्यादा उज्ज्वल अभी दिखाई नहीं देता है। बट दिस इज़ ऑल एट प्रेजेंट, कल को क्या हो यू नेवर नो। सर, बजट में वित्त मंत्री के द्वारा बिहार को लेकर जो घोषणाएं की गई, तो क्या उसका असर बिहार चुनाव में दिखेगा? और दूसरा, दिल्ली चुनाव का जो परिणाम का जो असर रहा, तो क्या वो भी आने वाले समय में बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा? इसके दो टुकड़े हैं। एक तो ये कि दिल्ली चुनाव परिणाम का क्या असर है, तो निश्चित तौर पे दिल्ली इज़ ए गेनर। तो नीतीश कुमार थोड़ा सा डिमोरलाइज हुए होंगे या भाजपा के ज़्यादा प्रभाव में आए होंगे, भाजपा का नैतिक प्रभाव बढ़ा होगा।
संजय झा खुश हुए होंगे एक तरह से, अमित शाह भी देख रहे होंगे बैठ के, और चूँकि नीतीश कुमार सीधे प्रधानमंत्री से बात करते हैं तो प्रधानमंत्री भी केयरफुली वॉच कर रहे होंगे कि अब उनका मोराल तो है ना। हालांकि प्रधानमंत्री डे टू डे पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के मन में ऐसा रहता है मैं तो सीधे बात करूंगा। तो कर लो भाई, बात तो ही होनी जो अमित शाह से होनी है, JP नड्डा से होनी है, कोई नई बात तो होनी नहीं है ये। तो मतलब कुल मिला के क्या है कि भाजपा का मोराल वहाँ बढ़ेगा, भाजपा पार्टी का पटना में ये है। और नीतीश कुमार की जो बार्गेन पावर है थोड़ा सा और कम होगी, अगर कोई बार्गेन पावर बची है तो। सेकंड, आपने कहा कि बजट में अनाउंसमेंट हुए हैं, निश्चित तौर पे हुए हैं। उसने 10-12 दफ़े जो है बिहार का नाम लिया है। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी ने कहा होगा अभी थोड़ा ध्यान रखिए, बिहार का गाइडलाइन दी होगी इस तरह की उनको जो है। तो उसने उस दिन खास करके एक मैथिली साड़ी होती है कोई वहाँ की, पटना की, बिहार की, वो पहन के एक संदेश दिया कि आई एम मेंटली क्लोजर टू बिहार पीपल, बिहारीज जो है। फिर उन्होंने और कुछ घोषणाएं करी। उन्होंने कहा कि नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो बनाएंगे, 3 ग्रीन एयरपोर्ट बनाएंगे, और एक आध और कोई उन्होंने घोषणा वहाँ पे की वहाँ पे। तो प्रयास तो ये रहता है सरकार में, जब बजट आ रहा होता है, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, तो कुछ थोड़ा उनको दे दें जिससे माहौल अच्छा रहे इस चीज़। और सर, क्या ये सच है कि इस चुनाव में कांग्रेस के सभी प्रयासों के बावजूद मुस्लिम मतदाताओं ने केजरीवाल की पार्टी को ही वोट दिया? हाँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट। मैंने कहा ना अभी आपसे, जो केजरीवाल की हम बात कर रहे थे कि क्या भविष्य है और क्या भविष्य नहीं है। आप देखिए आज भाजपा के पास हैं 45.57% वोट शेयर, और आपके पास हैं 43.56, 2% का अंतर है, ठीक है। और मुस्लिम वोट आपके साथ आज भी खड़े हुए हैं। तो कोई भी पार्टी 40% वोट लेके भी हार जाए, ये बहुत रेयर होता है, लेकिन हुआ इस बार जो है। तो क्या है कि भाजपा की चिंता पूरे तौर पे समाप्त नहीं होती है। भाजपा की इस प्रचंड विजय से और केजरीवाल के पतन से चिंता पूरे तौर पे समाप्त नहीं होती, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और अमित शाह 5 साल की स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, आप देखते हैं। तो उनके ध्यान में पॉइंट ज़रूर रहा होगा कि इतना सब होने के बाद भी मुस्लिम वोटर उनके साथ खड़ा है। 5 में से 4 सीट उनके पास हैं आज, कांग्रेस के पास नहीं गया वो, और आज भी 40%, 43% वोट उनके पास हैं। तो दिस 2 आर पॉइंट ऑफ कंसर्न विच मस्ट हैव बीन नोटिस बाय बीजेपी लीडरशिप। लेकिन बहरहाल जो आज की बात है, तो आज ये सब बातें इरेलेवेंट हैं। आज तो इट्स ए टाइम फॉर बीजेपी टू सेलिब्रेट एंड टाइम फॉर आप टू इंट्रोस्पेक्ट, एंड दैट्स ऑल। सर, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान के उम्मीदवार दिल्ली में क्यों पिटे? हार नहीं थे, जिद थी उनकी, जिद करके अमित शाह से टिकट ले गए। 2 टिकट बीजेपी को उन्होंने और ख़राब कर दिए इन ए वे, आप यूँ मानो। कभी कभी राजनीति में होता है, कुछ टिकट वेस्ट होते हैं, आदमी लाचार मजबूर होकर उनको वेस्ट होता हुआ देखता है। अमित शाह, JP नड्डा ने भी उन टिकटों को वेस्ट होते हुए देखा होगा, लेकिन सोचा होगा चलो गठबंधन का धर्म है, कुछ लोगों को साथ लेके चलना है, चलो। लेकिन इट वाज ए वेस्टफुल एक्सरसाइज। उन लोगों ने 2 टिकट भाजपा के ख़राब किए, हारना तो था ही। दिल्ली में कोई बेस नहीं उनका। सर, पिछले दिनों लोकसभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और सोनिया गांधी की तरफ से जो टिप्पणी की गई, जाने अनजाने में जो भी टिप्पणी हुई, क्या आपको लगता है कि दिल्ली चुनाव पर उस टिप्पणी का असर हुआ है? थोड़ा सा असर तो देखो हुआ होगा कि नरेंद्र मोदी ने उस मुद्दे को लपक लिया था उसी दिन, और ये कहा था देश के 10 करोड़ आदिवासियों का अपमान है, और राष्ट्रपति भवन ने भी विज्ञप्ति जारी की थी उसके अंदर। तो राष्ट्रपति भवन ने भी यही कहा था इट इज़ पुअर इन टेस्ट। लेकिन इसी बीच में क्या है कि नरेंद्र मोदी उस मुद्दे को मुद्दा बना चुके थे जी। और उससे कम से कम ये हुआ कि अमित शाह के आरक्षण उस एक कथित बयान को लेकर थोड़ी बहुत जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो सारी धुल गई। सोनिया गांधी का बयान राष्ट्रपति पे वो आगे आ गया जो है। तो भाजपा का ये फ़ायदा तो हुआ पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, कि अमित शाह उस कंट्रोवर्सी से कम्प्लीटली बाहर हैं। नाउ सोनिया गांधी फ्रंट पे है जी। और दलित वोट का कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ होगा। दिस इज़ माई असेसमेंट। आखिर शेयर मार्केट पर दिल्ली चुनाव के नतीजों का क्या असर पड़ा? सुना है कि शेयर मार्केट अभी तो डाउन है, लेकिन अप होगा। आप इसलिए होगा कि स्थायी सरकार आ गई है, और जहाँ भी सरकार स्थायी तो आती है, जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जहाँ सरकार स्थायी बनती है, वहाँ शेयर मार्केट बढ़ता है। तो शेयर मार्केट फैक्चुअली डाउन है, तो देयर में भी अदर फैक्टर्स, अमेरिका का फैक्टर होगा, कोई स्टॉक एक्सचेंज का फैक्टर होगा, लेकिन दिल्ली के चुनाव का शेयर मार्केट पे
कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है आने वाले दिनों में। सर इस बार एग्जिट पोल कैसे सही निकले, और दूसरा बीजेपी की संभावित जीत को लेकर मीडिया इस बार उत्साहित इतनी क्यों थी? एग्जिट पोल तो वापस रिवाइव हो गए, जो हरियाणा में ख़त्म हो गए थे एक तरह से। दे आर लॉस देयर क्रेडिबिलिटी एंटायरली, नाउ दे आर रिवाइव्ड। 8 में से 6 सही निकल गए। और रही बात बीजेपी की, तो एक टॉप लीडर ने कहा, मैंने सुना उनको कहते हुए कि भाई इस बार जो है, जो पत्रकार हैं, मीडिया है, वो हमसे भी ज़्यादा उत्साहित थे बीजेपी की सरकार लाने के लिए। न जाने क्यों, एक इम्प्रेशन है बीजेपी की टॉप लीडरशिप में कि पत्रकार मीडिया बहुत उत्साहित था। आ गई सरकार उनकी, विदेशी मीडिया बहुत अच्छा कवरेज था, और सारे मीडिया का, विदेशी का, देशी का एक ही सार था कि नरेंद्र मोदी इज़ द सुप्रीम लीडर ऑफ इंडिया, ही कैन विन एनीथिंग, ही कैन डिफीट एनीबडी। ये मैसेज था। सर व्हाट्स नेक्स्ट? दिल्ली जीतने के बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह की निगाहें कहाँ हैं? किस चुनावी राज्य में या किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, क्या लगता है सर आपको? जहाँ तक बंगाल, केरल और तमिलनाडु का सवाल है, इससे मैंने सुना है कि अमित शाह, जेपी नड्डा और पूरी बीजेपी लीडरशिप ने तमिलनाडु को टारगेट पे लिया हुआ है। 39 लोकसभा सीट थी, पिछली बार एक सीट नहीं मिली। अन्नामलाई के दावे थे कि गठबंधन नहीं करेंगे, दावे गलत निकले। अन्नामलाई को बदला जा सकता है वहाँ पे। अब वहाँ वापस जो है 2026 में मई में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वहाँ हम किस तरह से पेनिट्रेट करें। और एक बार अगर हम उन 39 सीट्स में घुस जाएँ, 10 भी ले लें, 15 भी ले लें, तो हमारी दिल्ली की जो रचना है, हमारी गणित है, जो अर्थमेटिक है हमारी पॉलिटिक्स का, वो एकदम से जो है इम्प्रूव हो सकता है। पश्चिम बंगाल बहुत दुखती रह गई बीजेपी की काफ़ी समय से। आप देखिए वहाँ पे जो है 294 सीट्स हैं, 77 अभी बीजेपी के पास हैं, और काफ़ी बीजेपी संघर्ष करती है। लेकिन टारगेट है उनका इस बार कि पश्चिम बंगाल में भी जो चुनाव होंगे 2026 में आएंगे। केरल में भी 2026 में है चुनाव, वहाँ पे जो है। तमिलनाडु में ये ज़रूर है वहाँ पे कि 4 सीटें एमएलएज की हैं उनके पास, तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के इनका टारगेट ये है कि नॉर्थ में नरेंद्र मोदी का चेहरा एस्टेब्लिश हो चुका है कम्प्लीटली दिल्ली विजय के साथ में। अब नरेंद्र मोदी के चेहरे को, साउथ का चेहरा बीजेपी को बनाना है और इस स्ट्रैटेजी पे काम करना है। तो निश्चित तौर पे उनका जो नेक्स्ट टारगेट है, ये 3 सदर्न स्टेट्स रहेंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मेरे विचार से उनकी तमिलनाडु पे दिखाई देती है। सर, दिल्ली चुनावों के दौरान एक पी फैक्टर बड़ा चर्चा में रहा, पूर्वांचलियों का। आपको लगता है कि जो दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली हैं, उनके लिए मोदी सरकार विज़ाविज़ दिल्ली सरकार एक नया मंत्रालय बना सकती है? वैसे तो ये मांग आपने की थी, तो हो सकता है पॉलिटिकली ये सूट नहीं करे इस तरह का मंत्रालय बनाने की मांग, कि केजरीवाल इस मांग को कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो पूर्वांचल के जो लोग हैं, उत्तरांचल के लोग जो हैं, वो नरेंद्र मोदी के ज़्यादा निकट हैं। आप देखिए नरेंद्र मोदी का आधा समय तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, पहाड़ पर्वत, पूजा पाठ, इन सब में रहता है वहाँ पे। और ये कहा जाता है कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, बद्रीनाथ केदारनाथ के ब्रांड एम्बेसडर खुद नरेंद्र मोदी हैं। तो उनके मन में बड़ा एक स्नेह है, खास स्थान है उत्तराखंड के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए। तो बड़ी बात नहीं कि एक मंत्रालय बना दें, एक राज्य मंत्री स्तर का कोई प्रभारी, स्वतंत्र प्रभारी उसके साथ जो है बना दें, उनको जो बना भी सकते हैं। आइडिया ठीक है, बस बात यह है कि आपने उठाया था इसको, तो अगर इसमें इस एंगल को छोड़ दिया जाए तो इट्स ए गुड आइडिया विच आई थिंक पॉलिटिकल लीडरशिप कैन कंसिडर दिस, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, एक इस्तीफा हुआ अचानक मणिपुर सीएम का, जो एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन आपको लगता है इस्तीफे से वहाँ की स्थायी शांति बनेगी, बेहतर स्थिति होगी? एक मेजर एफर्ट है अमित शाह का, एक नया गवर्नर उन्होंने वहाँ लगाया है। बिल्कुल। और उसी दिन उन्होंने कहा था कि इसको जल्द से जल्द हालात को मैं सामान्य करूँगा। और ये मुख्यमंत्री जो इनका इस्तीफ़ा तो काफ़ी पहले होना था, मान नहीं रहे थे, पॉलिटिक्स खेल रहे थे। मैती की एक जो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कुकी दूसरी कैटेगरी है, मामला उलझता रहा। अब अमित शाह क्या है ना, जो सोच लेते हैं भूलते नहीं उसको, टाइम फॉर द टाइम बिंग जो है उसको वो डेफर कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। तब अचानक मौका आया उनके पास में। मौका ये आया कि वहाँ से 19 विधायक तो मौजूदा बीजेपी के जो मुख्यमंत्री के खिलाफ थे वो, और 10 कुकी और 5 कांग्रेस के विधायक दिल्ली आए, अमित शाह से मिले। उन्होंने कहा विधानसभा का सत्र है, पहले दिन ही हम जो है अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, सरकार आपकी गिर जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसे बचाना तो हमारी पुरानी मांग को स्वीकार कीजिए, मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा ले लीजिए। कोई विकल्प नहीं था बहरहाल जो है, तो इस्तीफ़ा उनसे लिया गया। 2 घंटे की समझाइश हुई अमित शाह और जेपी नड्डा के लेवल पे, और ये इंश्योर करने के लिए कि वाकई इस्तीफ़ा राजभवन में दे दें ये, तो संबित पात्रा को साथ भेजा गया प्लेन में जो है,
वो गए गवर्नर के यहाँ लेके, उनका इस्तीफ़ा करवाया वहाँ पे, और मैंने सुना है कि उन्होंने इस्तीफे के साथ ही लिखा है कि 3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, बाद में चुनाव करा दिए जाए। अच्छा प्रस्ताव है एक तरह से। तो प्रयास किया जाना चाहिए कि अभी जो कुल 250 लोग मारे गए, 60,000 लोग वहाँ विस्थापित हो गए, तो ये जो नया सेटअप है राष्ट्रपति शासन, उसके बाद में जो लोकप्रिय सरकार आएगी, और अमित शाह का जो क्लोज मॉनिटरिंग है, और जो भल्ला गृह सचिव थी वहाँ राज्यपाल बने हैं, और आर्मी बिल्कुल क्लोज कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है, तो ऐसा माना जाना चाहिए कि अब वहाँ शांति स्थापित होगी और हालात वहाँ सुधरेंगे आने वाले दिनों में, ऐसा मेरा अनुमान है। सर, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा बलों ने 31 उग्रवादियों को मार गिरवाया। ये एक बड़ी कार्रवाई है। अगर देश की तरफ से देखा है तो कश्मीर के बाद अमित शाह का दूसरा सबसे बड़ा मिशन है नक्सलवाद को ख़त्म करना, 370 के बाद। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो 370 का था, उसके बाद अब नक्सलवाद का जो है ये भी मोदी सरकार का और ख़ास तौर पे गृह मंत्री का ये एजेंडा है। 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को ख़त्म करना है, उन्होंने प्रॉमिस किया है, और उसी दिशा में पिछले दिनों आप देखिए केवल 40 दिनों में ही आई थिंक 84 जो है उग्रवादी जो है वो मारे जा चुके हैं, और अब 31 से और कल मारे गए हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव ऑपरेशन हो रहा है, और करो या मरो की नीति पे छत्तीसगढ़ के जंगलों में, बस्तर के जंगलों में काम हो रहा है। ये जो घटना हुई है ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे हुई है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस आत्मविश्वास के साथ जो है वहाँ की सरकार गृह मंत्रालय के सुपरविजन में जो काम कर रही है, और जिस ढंग से अमित शाह ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है कि मुझे इसको ख़त्म करना है, तो आशा कर सकते हैं कि 2026 तक शायद 80-90% नक्सलवाद जो है ख़त्म हो सकता है वहाँ से, ऐसा मेरा अनुमान है। बिल्कुल सर, और दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई, उसका आपने संपूर्ण विश्लेषण किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। और ये $1 मिलियन क्वेश्चन था कि दिल्ली की जनता किसके साथ, दिल्ली के दिल में कौन, वो क्लियर हो चुका है। दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ, बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बना ली है। जाहिर बात है कि आगे दिल्ली को बेहतर बनाने की तमाम चुनौतियां भी बीजेपी सरकार के पास है, लेकिन एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने वो कर दिखाया जो शुरुआत में असंभव माना जा रहा था। क्या ये सियासत के नए युग की शुरुआत है? और आगे क्या? क्योंकि बीजेपी एक चुनाव खत्म होने के साथ ही दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव होना है, और बिहार के चुनाव के लिए भी बीजेपी अपनी पूरी तैयारी के साथ विजय रथ लेकर आगे बढ़ने लगी है। एक बार फिर से सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए भारत 24 के साथ।